बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और वीकेंड है तो मेरा ख्याल है थोड़ी सुस्ती अब आप लोगों को चढ़ना शुरू हो गई होगी कि अब आप लोग काफ़ी अपने आप को रिलैक्स और ईजी रख रहे होंगे कि भाई कल संडे है, इंजॉय करेंगे। हाँ, ऐसे हो रहा होता है, लेकिन ये अब जो है थोड़ा सा हमें जो है लेवरेज देना चाहिए ना वीकेंड के ऊपर। खैर मामला ये है कि जी बड़ा आदमी कौन होता है, ये एक सवाल है। अब इसके मुख्तलिफ जवाबात हो सकते हैं कि जी कि बड़ा आदमी क्या वो होता है जिसके पास बहुत सारे पैसे हों? क्या बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास ज़्यादा सारा इल्म हो? क्या बड़ा आदमी वो होता है कि दुनिया की तमाम आसाइशें जिस शख्स के पास हों? क्या बड़ा आदमी वो है जो तंदुरुस्त हो और बड़ा वो अच्छा फील कर रहा हो कि जी कि नहीं मैं तो आप लोगों से बहुत बेहतर हूँ, आपसे छोटा नज़र आता हूँ उम्र में? या बड़ा आदमी वो है जो उम्र में आपसे बड़ा है? ये सवालात हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सारे सवालात के बाद अगर मेरी नज़र या मेरे नज़दीक अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल में बड़ा आदमी वो होता है जो डाउन टू अर्थ हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे वाला बड़ा आदमी नहीं होता। हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी बड़ा आदमी। अच्छा, वो बड़ा भी हो आदमी सकता है, लेकिन एक मटेरियलिस्टिक हम अप्रोच नहीं रखने चाहिए कि भाई ये वाला जो बंदा है वो बड़े आदमी के मुतालिक ये नहीं है कि भाई बड़ा उसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो बड़ा आदमी है, बल्कि ये होता है और कि डेफिनेशन होनी चाहिए, है ना? कुछ और डेफिनेशन, मतलब ये कि जैसे उसे डाउन टू अर्थ होना चाहिए। एक मैंने स्पेसिफिक वर्ड बोल दिया। अच्छा, बुजुर्ग ये कहते हैं कि बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास बैठे किसी और शख्स को अपना आप छोटा महसूस ना हो रहा हो, वो असल में बड़ा आदमी है। कि उसके वो किसी भी महफिल में क्यों ना बैठा हो, दूसरे शख्स को ये फील ना हो कि ये मुझसे बड़ा आदमी है और मैं इससे छोटा आदमी हूँ। तो अगर आप किसी को ये फील करवा रहे हैं कि नहीं मैं आप जैसा इंसान हूँ और दूसरे को कोई परेशानी ना हो रही हो, कोई झिझक महसूस ना हो रही हो, कोई तज़हीक महसूस ना हो रही हो, तो फिर आप हकीकी मानों में बड़े आदमी हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम तो ऐसे बड़े आदमी बने। हाँ, ऐसे बड़े आदमी बनना चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। बेशक मतलब हम क्योंकि उम्र के हिस्से में अगर देखा जाए तो इंसान सीख रहा होता है। अगर हम देखें ना तो कुछ लोग होते हैं जो कि बड़ी उम्र में जाके कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे होते हैं, उसको पढ़ने का सही तरीका सीख रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमने शायद हमारे टाइम में हमने उस तरह से तजवीद के साथ या इस तरह से नहीं पढ़ा कुरान पाक, तो कोई बात नहीं, हम अभी अपनी इस्लाह कर सकते हैं, अभी हम कर लें इसको स्टार्ट। तो मैंने बहुत सारे लोगों को हमजा देखा है कि जो बड़ी उम्र में तजवीद के साथ फिर वो पढ़ रहे होते हैं कि हम अपनी जो है इस्लाह कर सकें, कि हम लोग कहीं पे अगर हमने गलती कोताही कहीं करते आ रहे हों तो अब आके हम सही कर रहे हैं। सिर्फ मामला ये नहीं है कि इंसान को पैसे पे ज़ौम होता है, पैसे पे वो जो है फ़ख्र कर रहा होता है, इतरा रहा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत इल्म होता है और वो उस इल्म पे ज़ौम कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कि आपको अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है और उस पर आप ये कहें कि मैं बाकियों से सुपीरियर हूँ, तो ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। कुछ ऐसे हैं कि जी कि मेरे इतने बेटे हैं और उस पर वो ज़ौम महसूस कर रहे होते हैं। हर एक ने अपनी अपनी चीज़ें बनाई हैं और वो उस पर बहुत ज़्यादा इतरा रहे होते हैं, लेकिन इतराने से बेहतर ये होता है कि आप मतलब अपने आप को आप इतने हम्बल हो जाएं कि आप कहें कि जी हमारे पास इस तरह का इतना बहुत कुछ नहीं है, हम तो बल एक आम इंसान है, आप जैसे ही हैं। अल्लाह हम मतलब एग्जैक्टली जो कुछ है अल्लाह ताला ने दिया, एग्जैक्टली, और अल्लाह की मेहरबानी के बगैर वाकई कुछ नहीं है। तो अपने पास बैठे हुए लोगों को छोटा फील मत होने दें और ये सारी जिम्मेदारी आप पर ही आयद होती है, आप खुद ही बड़े आदमी बन जाएंगे। हम जो कुछ हमें अल्लाह ताला ने अता की है वो हमारी अपनी वजह से कुछ भी नहीं है, वो अल्लाह ताला की ही हमारे पर करम नवाजी है कि हम लोगों को इतना कुछ अता किया हुआ उसने। तो जी हम उम्मीद करते हैं हम सारे बड़े आदमी बन जाएंगे इस तरह के कि जो दूसरे किसी को देखें। अगर हम इस तरह के बड़े आदमी होंगे तो कुछ छोटा तो रहेगा ही नहीं ना, फिर सारे एक बराबर हो जाएंगे और सब ऐसा होता है कि कई लोग कुछ महफिलों में जाना छोड़ देते हैं। बिल्कुल, वो नहीं चाहते कि हमें डिग्रेड किया जाता है। हाँ, डिग्रेड ना हम हो रहे हो या हमें इतना नहीं नॉलेज है या हमें इतनी चीज़ों का नहीं पता, तो हम ये ना वहाँ जाके अपने आप को कमतर फील कर रहे हो, तो वो लोग नहीं जा रहे होते। तो ऐसा हम लोगों के रवैयों की वजह से ही हो रहा होता है ना, कि हम लोगों के रवैये ऐसे होते हैं कि दूसरा अपने आप को डिग्रेड फील कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने रवैयों को बेहतर करें और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको अपने साथ लेकर चलें अच्छे तरीके से। चलें जी, सबसे पहले हमने बात करनी है, बहुत ही एक अफसोसनाक बात भी है, बहुत शर्मनाक भी है और गुस्सा दिलाने वाली भी है। और सवाल उठ रहा है कि हमारा मुआशरा दिन ब दिन अखलाकी पस्ती की तरफ क्यों बढ़ता चला जा रहा है। मुल्क में ख़वातीन से बदसलूकी के तो वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते ही हैं, बहैसियत कौम हमें शर्मिंदगी भी उस पर महसूस होती है, लेकिन हम वो बदनसीब कौम हैं कि जिसको फिर कोई ऐसा वाक़या सामने आ जाता है कि फिर सर शर्म से झुक जाता है। बिल्कुल, लेकिन अभी हमारे सामने जो वाक़या है हमजा, उसने वाकई में सर जो है वो शर्म से झुका दिए कि आप देखें कि जदीद टेक्नोलॉजी का हम लोग गलत इस्तेमाल करने लग गए हैं। और अगर ताज़ा खबर ये आई है कि कराची के एक निजी स्कूल में ख़वातीन के वॉशरूम्स में खुफिया कैमरे पकड़े गए और ख़वातीन ने महकमा तालीम को खुफिया कैमरा से मुतालिक शिकायत की थी, जिस पर महकमा तालीम की टीम ने अचानक स्कूल का दौरा किया और छापा मारा और ख़वातीन के वॉशरूम से
खुफिया कैमरे भी बरामद कर लिए गए हैं। और कैमरों को वॉशरूम की दीवारों में स्विच बोर्ड्स की तरह नस्ब किया गया था। विजिलेंस टीम ने खुफिया कैमरों से मुताल्लिक रिपोर्ट महकमा तालीम को जमा भी करवा दी है, जबकि निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख करके वजाहत भी तलब की गई है। बिल्कुल। दूसरी जानिब अगर हम बात करें FIA साइबर क्राइम की, तो उन्होंने संगीन नौयत की खबर का नोटिस ले लिया। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम कराची के मुताबिक ये एक हसास मसला है और खुफिया कैमरे जो हैं और रिकॉर्डिंग FIA साइबर क्राइम के दायरे कार में आती है। मामले का उन्होंने कहा कि बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। अच्छा, अब इसे सारी सिचुएशन के ऊपर अगर हम देखें तो हम अपने आप को किधर सेफ महसूस कर रहे होंगे? ये तो वो स्कूल्स हैं जहाँ पर आप रोज़ाना जा रहे होते हैं, आपके दफातर होते हैं, आप रोज़ाना जा रहे होते हैं। अब पब्लिक प्लेसेस पे अगर आप वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आप अपने आप को सेफ महसूस करेंगे? चेंजिंग रूम्स को आप सेफ महसूस करेंगे कि आपको वहाँ पर जाना चाहिए? हालात किस तरह के होते चले जा रहे हैं? एग्जैक्टली ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा तशवीश तलब भी हैं। और जिस तरह से अब अगर हम देखें तो हम सब बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा होगा हर कोई जब भी कहीं जा रहा होगा। खैर, हम इस मामले पर बात करेंगे। हेड ऑफ FIA साइबर क्राइम विंग इमरान रियासत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इमरान रियासत, जिस तरह से ये मामला हमारे सामने आया है, अभी तक FIA की जानिब से या साइबर क्राइम विंग की जानिब से क्या तहकीकात की गई हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। देखें जी, हम लोग एक्ट करते हैं कंप्लेंट के ऊपर। अभी तक हमें DG स्कूल्स की जानिब से कोई फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च नहीं हुई है। कल शाम को मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि जी हम कंप्लेंट सेंड कर रहे हैं, बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर द कंप्लेंट। बट चूँकि मामला एक हसास नौयत का था तो मैंने अपनी टीम को भेज दिया वहाँ पे और मैंने इन्फॉर्म भी किया DG स्कूल्स को मेरी टीम वहाँ पे जा रही है एंड यू शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर दैट। तो मेरी टीम वहाँ पे 1 घंटा वेट करती रही। अच्छा। तो सिंस द स्कूल वाज सील्ड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो वी डिड नॉट एक्ट। तो जब तक हमारे साथ उनके नुमाइंदे ना होते एजुकेशन डिपार्टमेंट के, तो हम उस बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते थे। अच्छा। क्योंकि इसमें एविडेंस टैंपरिंग का इशू हो सकता था। तो हम उनकी तरफ से गो हेड का वेट कर रहे हैं। इधर एजुकेशन डिपार्टमेंट कंप्लेंट फाइल करे, यहाँ के जो लोग अफेक्टिव वहाँ पे खवातीन हैं वो हमारे पास आई कंप्लेंट फाइल करे, तो उसके बाद फिर हम जाके इस पे एक्शन कोई ले सकते हैं फर्दर। ठीक है। वैसे इमरान साहब, हमें ये बताइएगा तरीकाकार होता क्या है और होना क्या चाहिए? अगर इस तरह की शिकायत आ रही थी, एक्सपर्टीज़ तो आप लोगों की हैं, आप लोगों को साथ होना चाहिए था। जिस वक्त छापा वहाँ पर मारा जा रहा था, आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था या नहीं? ये महकमा तालीम की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो खुद से कर सकते थे? नहीं जी, आई बिलीव कि इसमें उनको FIA साइबर क्राइम को साथ लेके जाना चाहिए था। क्योंकि हमारे पास फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी एक्सपर्टीज़ ये हैं कि वहाँ पे देन एंड देयर जाके किस तरीके से हमने सीज करना है इक्विपमेंट को, गैजेट्स को, कैमरास को, DVRs को। तो इधर दे शुड हैव इन्फॉर्म पुलिस एटलीस्ट, ठीक है, पुलिस को बताते और उसके बाद हम इन्फॉर्म किया जाता। तो दिस वाज नॉट द प्रोफेशनल वे टू डू इट। तो अब आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड इनसाइड, चीज़ें इंटैक्ट हैं कि नहीं है, और सीलिंग जो है वो अंदर भी की गई है नहीं की गई है। तो दैट वाज नॉट द प्रोफेशनल वे ऑफ कोर्स। अच्छा इमरान साहब, ये भी बताइएगा हमें कि FIA के पास इख्तियारात क्या हैं इस तरह के जुराइम के हवाले से? जी डेफिनेटली, जब हमारे पास इस तरह की कंप्लेंट कोई आती है तो हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनके फोरेंसिक्स करते हैं। और इसमें देखें 2 एलिमेंट हो सकते हैं जिन पे हम वर्कआउट कर सकते हैं। एक तो ये है कि इसमें हरासमेंट का इशू हो सकता है, ठीक है, कि जी लाइक वीडियोस बना के फीमेल्स को ये, और देखें दिस इज समहाउ, हाँ इसमें बच्चे हैं, लाइक दे आर लेस दैन 18 years old, तो ये चिल्ड्रन के ज़मरे में आते हैं, बेसिकली चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ज़मरे में भी आते हैं। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये तो इन्वेस्टिगेट करके बता सकेंगे कि हो क्या रहा था, कि इधर सिर्फ उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करने के लिए उनकी वीडियोस बनाई जा रही थी, कि वीडियो बना के ब्लैकमेल करना और लेटर ऑन सेक्सुअली अब्यूज़ करना। या फिर दूसरा इसमें यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जी बाकायदा एज ए रैकेट कोई काम हो रहा था, फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी में भी वीडियोस बना के आगे कहीं पे सेल आउट की जा रही थी। सो दीज आर ऑल प्रीमेच्योर थॉट्स व्हिच आर कमिंग टू माय माइंड एज एन इन्वेस्टिगेटर। ठीक है इमरान साहब, ये बताइए कवानीन के मुताबिक अगर हम बात कर लें, वॉशरूम्स के अंदर कैमरे लगाना, ये तो खुफिया कैमरे थे, ये तो वैसे ही नहीं लगाए जा सकते कहीं पर भी, लेकिन कैमरे लगाने की इजाज़त होती है वॉशरूम्स के अंदर जो आम कैमरे होते हैं, CCTV कैमरास? जी डेफिनेटली नहीं होती है, और इस तरह का कोई एथिकल एस्पेक्ट जो है नहीं है। लीगल टर्म्स में फिर बात मैं वही करूंगा, चूंकि हम तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, कि अब जैसे कि ये कैमरा इज़ नॉट आवर फोकस इज़ कि जी हरासमेंट जो है, अब जैसे हमारे पास सेक्शन 20 है
प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का, उसके मुताबिक जो है अगर आप इस तरीके से सेक्शन 21, तो इसमें यह है कि अगर आप ख़वातीन को इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, उनकी कैमरास के थ्रू वीडियोस बना के और उनको फिर अब्यूज़ करते हैं सेक्सुअली, तो दैट इज़ ए ह्यूज क्राइम विद अस, और इसमें आपको 5 साल तक की सज़ा होती है और आपको 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट द फीमेल्स, इट इज़ अबाउट द मेल्स एज वेल, इट्स अबाउट द किड्स एज वेल, ठीक है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है दैट इज़ सेक्शन 22 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, तो उसके मुताबिक भी जो है अगर कोई बच्चों का इस तरीके से रैकेट बना के और उनको अच्छा इमरान साहब ये भी हमें बताइएगा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब इस तरह के खुफिया कैमरे आप लोग देखते हैं कि कहीं पर लगाए गए हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट आप लोग कर रहे होते हैं, तो वो खुफिया कैमरे क्या लाइव कैमराज होते हैं, उनका सर्वर कहाँ पर होता है, ये मालूम करना आसान होता है, मुश्किल काम होता है, या फिर अंदर कोई रिकॉर्डिंग चिप होती है, ये क्या तरीकाकार होता है? आप ज़्यादातर क्या देखते हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? ठीक है, डेफिनेटली मोस्टली केसेस में तो यही होता है, कैमरास लगे हुए होते हैं, पीछे उसके डीवीआर होता है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग जो उसकी हो रही होती है, तो वो डीवीआर जो है दैट इज स्टोरिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह की जगह को जाके रेड करते हैं तो डीवीआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैमरास इंपॉर्टेंट नहीं होते, उस डीवीआर में हर चीज़ सेव हो रही होती है, तो उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो उस एनालिसिस की देखें बेस पे हम बाकी जो तमाम वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बुलाते हैं कि जी बताएं ये कैमरास किसने लगाए, किसने इसको अथॉरिटी दी, दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है इमरान साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चलें ये तो इस केस तक है, जब तक आप तक केस आएगा आप लोग इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे तो उस पर मज़ीद भी आपसे जानते रहेंगे, लेकिन आम आदमी को, आम शहरी को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब अब तो सवालात उठ गए, हम पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, अवामी मकामात में जाते हैं, चेंजिंग रूम्स होते हैं, हम जाते हैं, अगर हम मोटरवेज पे चले जाएं, हाईवेज पे चले जाएं, वहाँ पर भी तो इस तरह के पब्लिक टॉयलेट्स मौजूद हैं या शहरों के अंदर होते हैं, वहाँ पर हमने किन बातों का ख्याल रखना है? या हम कुछ नहीं कर सकते, हम अल्लाह के आसरे ही जाएगा? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग जो है, मैं देखें फिर तो आप स्टार्ट इस बात से करेंगे कि जी आपको जाके वहाँ देखना चाहिए कोई इस तरह का पिन होल तो कोई नहीं है, कोई ऐसी जगह तो नहीं जहाँ पे कैमरा कोई हो सकता है, ठीक है, जैसे टीवी के पीछे, ठीक है, या किसी दीवार के पीछे, चिपबोर्ड के पीछे, बेड के अंदर कोई हिडन प्लेस कोई इस तरह की हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली इट ऑल कम्स टू द एथिक्स, ठीक है। हमें अपने कौम के एथिक्स को दुरुस्त करने की जरूरत है। आप कहाँ कैमरास को तलाश करते फिरेंगे? और जब भी आप कहीं भी जाते हैं तो लाइक आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पहले जाके पूरी इंस्पेक्शन करें, और नीदर एक आम जो आदमी है, एक कॉमनर जो है, वो जाके इंस्पेक्शन इस तरीके से कर सकता है, क्योंकि इस वक्त हाली सोफिस्टिकेटेड कैमरास दुनिया भर में अवेलेबल हैं जो कि इनविजिबल रहते हैं। तो ये एथिकल्स, अपने एथिक्स को बड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और प्लस जो डिफरेंट अदारे बने हुए इंस्पेक्शन के लिए, लाइक आप जो बात कर रहे हैं, रास्ते में जो आपके गैस स्टेशंस आते हैं या आपके होटल्स आते हैं, रेस्टोरेंट्स आते हैं, तो वो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको गाहे बगाहे जो है वो उनकी इंस्पेक्शन भी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इमरान रियाज साहब, आप सबसे पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रहे थे, और जैसा हम दोनों ने बात की है कि जो है उनको मतलब होना चाहिए, हमें एथिकली हमें अपने आप को इस तरह करना चाहिए कि हम लोग इस तरह की चीज़ें ना कर रहे हों। सोसाइटी का इदारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब ये स्कूल इंतज़ामिया के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, और कोई भी ऐसे मकामात हैं जो चेंजिंग रूम्स हैं, ख़ास तौर पे उस हवाले से कई वीडियोस भी सामने आती रही हैं, कई स्कैंडल सामने आते रहे हैं, माजी में भी हमने देखा था, और ये पब्लिक टॉयलेट्स हैं, इस हवाले से भी बड़े ज़्यादा मसाइल रहते हैं। तो इदारों की अपनी जिम्मेदारी होती है कि इसको चेक किया जाए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो मुलव्वस अंदर से ही लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो अंदर से मुलव्वस होते हैं। लेकिन हमजा अगर आम आदमी की देखें तो आम आदमी वाकई में जाके नहीं, इतना टाइम भी नहीं होता, और वो पता भी नहीं लगा सकता कि खुफिया कैमरेज होंगे, कैसे पता लग सकता है? एक शरीफ आदमी ने जिसने कभी ये काम ही नहीं किया, उसको क्या पता किस किस तरह के कैमरे मौजूद हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हिडन कैमरास भी हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें कि आम आदमी को पता लगा सकते हैं इन चीज़ों का। तो खैर ये चीज़ें कि एथिक्स पे बात आ, खैर अभी तक FIA तक मामला नहीं गया है, और उसके बाद ही FIA की जानिब से कोई तहकीकात की जाएंगी जब कोई कंप्लेनेंट सामने आएगा, या फिर वो कह रहे थे कि DG स्कूल से हमने कहा है कि जी कि हमें आप इजाज़त दें कि हम इसके ऊपर तहकीकात कर सकें। आगे चलते हैं जी। महंगाई इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है, और परेशानी की बात है कि हुकूमत इस मामले में बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है। बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता दिनों में अगर हम बात करें तो आवाम के लिए सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज देने का दावा किया, मगर अभी वज़ीर-ए-आज़म के खिताब की गूंज ख़त्म नहीं हुई थी कि फ़ी लीटर पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 8 रुपये इजाफा कर दिया गया था। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत ने
रात की तारीकी में पेट्रोल पंप गिरा है। हाँ जी, साथ ही अब हुकूमत ने बिजली का ज़ोरदार झटका भी दे दिया है और बुनियादी टैरिफ में 1.68 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। और वज़ीर आज़म अटक में जब अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आवाम को महंगाई से बचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा था। खैर, दूसरी जानिब वफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार भी जारी कर दिए हैं। बिल्कुल, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.67% इजाफा हुआ, जिसके बाद महंगाई की हफ्तावार मजमूई शरह 15.21% हो गई। जबकि कम आमदन वाले अफराद की अगर बात करें तो उनके लिए महंगाई की शरह 16.43% तक पहुँच चुकी है। इसी पर बात कर लेते हैं, मारूफ माहिर मईशत हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, आपसे बात करते रहते हैं इस सारे मामले के अंदर, अब कोई सर बताएं कोई हल है हमारे पास? ये हुकूमत जो कह रही है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा 5 साल बाद देखिएगा, फिर बताइएगा तब्दीली आई कि नहीं आई। अभी टाइम है इस हुकूमत के पास और आपको लग रहा है कि ये कंट्रोल कर पाएंगे खुसूसी तौर पर महंगाई को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। ये बात वज़ीर आज़म साहब को भी पता है, हुकूमत को भी पता है, तो इसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, इस हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए हैं और इलेक्शन ईयर आने वाला है। ऐसे वक्त कोई ऐसा फैसला वो नहीं करेंगे जिससे ताकतवर तबके नाराज हो जाए। असल में हमें आवाम को एजुकेट करना है क्या कि देखिए, जिस वक्त महंगाई होती है, पहले आवाम को ये बात हमें देखा कि क्या संगीनी है। जब महंगाई होती है, आम आदमी की जिंदगी अजीरन होती है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। वो अपने बच्चों को मुनासिब ग़िज़ा नहीं दे सकता, वो अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकता, ना उनको तालीम दे सकता है। मैं बस एक शर्मनाक बात बता रहा हूँ, एक रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो लागर हैं, कमजोर हैं, क्योंकि उनको अच्छी ग़िज़ा नहीं मिल रही और उनका जो वजन है वो उनके कद के लिहाज से कम है और उनका जो कद है वो वजन के लिहाज से कम है जी। तो फिर क्या इनसे हम क्या तवक्को कर रहे हैं? ना आप उनको तालीम दे रहे हैं, ना सेहत दे रहे हैं। और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि आने वाले वक्त में महंगाई बढ़ेगी। मैं एक नुस्खा बताता हूँ क्योंकि आपका डायरेक्ट सवाल है। देखिए, बात ये थी कि इस हुकूमत ने एक टैक्स एमनेस्टी दी थी जी। और वो दुनिया में सबसे कम शरह टैक्स पर थी जी। उसमें कानून बनाया गया था कि जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे और जो असासे मुल्क के अंदर चोरी के, डाके के पैसे के हैं, जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, जो हुकूमत के कंट्रोल में हैं, उनको मुल्की पनाहमाज़ आप कहते हैं। वो उसका मैंने पूरी रिसर्च करके हुकूमत को बताया है कि अगर चाहें आज हमारे मुल्क के कानून के तहत हुकूमत उन पर हाथ डाले तो 900 अरब रुपया मिल सकता है चंद महीने के अंदर, अगर आवाम से। देखिए, एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए टैक्स रिश्वत ली, चोरी की, उसने कौमी बचत स्कीमों में जमा करा दिया और टैक्स एमनेस्टी से फायदा भी नहीं उठाया। अब हमारे पास तो पता ही 1 करोड़ है, उसने इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया। हुकूमत के पास क्या मुश्किल है कि उसको एक खत लिख दें कि जनाब ये आप उसको, ना आपको मुनाफा मिलेगा, ना आप ये कैश कर सकते हैं, पहले आप इस पर टैक्स दे दें। इस तरह के जो असासे जो हुकूमत के कंट्रोल में है, हुकूमत के इल्म में है, 900 अरब रुपया मिल सकता है। मगर हम उस पर बात करते हैं क्योंकि ताकतवर तबके के असासे हैं जो मुल्क के थे ना, तो वो बात ही नहीं करते। हम कहते हैं लूटी हुई दौलत बाहर से लाएंगे, खुदा के गजब से आप नहीं ला सकते, जो मुल्क के अंदर है वो तो ले लें। एक तो ये हल मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बता दिया। लेकिन अभी एथिक्स और करप्शन हमारा जितना बढ़ रहा है, अब मैं आपसे अगर ये अर्ज करूं कि आज जो हमारी मुल्क में महंगाई है उसमें ऐसे फैसले किए गए हैं पाकिस्तान में, हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने कानून तोड़कर, कि आपने जो है दुनिया में सबसे कम गिरा, सबसे ज्यादा शरह सूद में कमी की इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में मार्च से जून तक। इससे ज्यादा कमी दुनिया में कहीं नहीं हुई। उससे आपने लोग सस्ते कर्जे दे दिए, उन्होंने गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी, गैर जरूरी इम्पोर्ट शुरू कर दी, अय्याशी उससे क्या हुआ? तिजारती खसारा बढ़ा, उससे आपकी रुपए की कदर गिर गई। अब देखिए, रुपए की कदर का मैं आपको बताऊं कि जब इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे, अगर आप जो है वो $100 का अगर इम्पोर्ट करते हैं तो वो 12,400 रुपए बनते थे, अब उसके 17,000 बन रहे हैं। अच्छा, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, वज़ीर आज़म बार बार ये कह रहे होते हैं कि आलमी महंगाई की वजह से होने वाली जो मकामी महंगाई है उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि आलमी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें महंगाई है, इसीलिए यहाँ पर भी महंगाई हो रही है। आप इस बात को दुरुस्त समझते हैं किसी हद तक? नहीं, देखिए, बिल्कुल गलत बात है। मैं आपसे एक जुमला कहना चाहता हूँ। खित्ते में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में महंगाई सबसे ज्यादा है। अगर आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं तो क्या भारत के लिए नहीं बढ़ी? क्या बांग्लादेश के लिए नहीं बढ़ी?
क्या तो श्रीलंका के लिए नहीं पड़ी? मैंने सब उन मुल्कों का रिकॉर्ड चेक किया है। अच्छा। इस वक्त सबसे ज्यादा खित्ते में महंगाई पाकिस्तान में है। इस वक्त खित्ते में बिजली जो सनती शोबे को आप दे रहे हैं और तिजारती शोबे को दे रहे हैं, वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगी है। आप तालीम और सेहत के पद में आप सबसे कम मुख्तस कर रहे हैं। गंदुम के रख पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है वो महंगे हैं। तो बेसिकली आप मेरे चीनी आप देख लीजिए, तो आप महंगाई को टर्की से क्यों कंपेयर कर रहे हैं ना? देखिए मेरा मुल्क है, डर तो हमें आपको होना चाहिए। आप कंपेयर करें अपने पड़ोसी मुल्क, तो सिवाय अफगानिस्तान आपको पता है हम सबसे नीचे हैं, सब महंगाई में से आगे हैं। तो ये हमें पता है। तो मैं ये चाहता हूँ हुकूमत तस्लीम तो करे ना भाई, ये रिकॉर्ड पर है। आजकल के जमाने में तो आपको पता है हर चीज मौजूद है रिकॉर्ड पर। मैंने जो आपको जुमले बताए, हमारा तिजारती खसारा जिस तरह बढ़ा है, मैं आपको बताऊं जिससे तबाही आने वाली है, वो 2018 में जब आपने दिवालिया कहा था उससे आगे चला गया। हमारा इम्पोर्ट जो है ना, मैं आपको बताऊं 4 महीने की $25 अरब हो गई, जो बनती है $75 अरब सालाना। तो इससे तो रुपए की कदर में तबाही आएगी। सारी तबाही जो है रुपए। ठीक है, आप मजीद महंगाई आते हुए देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये आपका सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और वो यही कह रहे हैं कि जो अब मकामी मतलब पाकिस्तान के अंदर जो लोगों ने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, वो मकामी पनामा उसको कह रहे हैं कि वो तो आप इकट्ठे कर लें। महंगाई कम होती दिखाई नहीं दे रही, उन्हें मजीद ही आगे महंगाई ही होती दिखाई दे रही है कि ज़्यादा हो जाएगी ये। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, तभी आवाम के लिए बेहतर है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे पाकिस्तान की ड्रामा, फिल्म और फैशन इंडस्ट्री की, जो कि धीरे धीरे तरक्की का सफ़र तो तय कर रही है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसी मुनासबत से अवार्ड शोज़ का इनकाद भी किया जाता है। उसका मकसद ये होता है कि फ़नकारों की सलाहियतों का एतराफ़ करें। मगर होने ये लगा है कि ऐसे इवेंट्स में फ़नकार अपने मुल्क का कल्चर ही भूल गए हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड जो है उसको कॉपी कर रहे हैं हमजा। और इस दौड़ में वो ये भूल गए हैं कि फ़नकार ही अपने मुल्क के नुमाइंदे हुआ करते हैं। जब हम सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं ना, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करने की ज़रूरत है, तो उसमें सबसे ज़्यादा किरदार हमारी फ़नकार बरादरी ही अदा कर रही होती है। और इस बात को हम अंडरस्टैंड हमें भी करना चाहिए, क्योंकि फ़नकार बरादरी के भी बड़े हमारे से एतराज़ात होते हैं बहैसियत कौम के, जी कि आप उस तरह से ओन नहीं करते हैं। लेकिन क्या हम सबकी बात नहीं कर रहे, जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनको भी समझ आ रही होगी, आप लोगों को भी समझ आ रही होगी, क्या वो अपनी सकाफत को ऑन कर रहे हैं? जब आप अपनी सकाफत को ऑन नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके अवाम, आपकी हुकूमतें, आपकी रियासतें आपको ऑन करेंगी? हमजा, क्योंकि जो फ़नकार बरादरी होती है, जब हम अगर सॉफ्ट इमेज से हम बात करें तो सकाफत को जो है वो हमारी मुतारिफ कर रहे होते हैं दुनिया भर में। जिस तरह का हमारा कल्चर है पाकिस्तान का, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी जानिब देखें तो फ़नकार ही अपनी सकाफत और कल्चर को भुलाकर हॉलीवुड या बॉलीवुड को अगर रोल मॉडल बनाएंगे और उसके ऊपर प्राउड फील कर रहे होंगे, तो दुनिया भर में हमारे मुल्क और लोगों के बारे में क्या पैगाम जा रहा होगा। अच्छा, मामला क्या है? मामला ये है कि जी कि फ़ैशन शोज़ के ऊपर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर तनकीद हो रही होती है। फ़ैशन शो से भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर तो मतलब कि एक्सपर्ट्स होते हैं, ज़्यादा तनकीद हो रही होती है जो अवार्ड शोज़ होते हैं उनके ऊपर के मुख्तसर लिबास होते हैं, फ़ोहश लिबास उनको कहा जा रहा होता है। ज़रूरत क्या थी ऐसे लिबास की? बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही होती है, सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही होती है। फिर दो ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप ये होता है जो कहता है बड़ी ज़्यादती होगी, बहुत गलत करते हैं। दूसरा ग्रुप ये होता है कि भाई उनकी मर्जी है, उनको करने दें, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फ़नकार बरादरी, आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लेकिन मामला जब सकाफत के बीच में आ जाता है तो फिर सवाल उठने लगते हैं कि क्या इस पे क्वेश्चन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस पर जवाब तो फैशन डिज़ाइनर ही दे सकता है, कोई एक्सपर्ट ही दे सकता है कि क्या गुंजाइश ही नहीं रही हमारी सकाफत के अंदर कि हम अच्छे और अपनी सकाफत से मिलते हुए बेहतरीन नए डिज़ाइन जो हैं वो तैयार कर सकें और हमें हॉलीवुड का सहारा ना लेना पड़े। हिना सलमान हमारे साथ मौजूद है, उनको जो है गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, पहले तो आप ये बताएं, बतौर फैशन डिज़ाइनर आपको लगता है ये तनकीद जायज़ है जो अवार्ड शोज़ के ऊपर हो रही है, या बिल्कुल जायज़ नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये जायज़ है और बनती भी है, बिकॉज़ हम लोग पाकिस्तानी हैं एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर ओन कंट्री। और
आपकी मुल्क की पहचान, आपकी सकाफत की पहचान, जैसे कि आपने कहा है, आपके कौमी लिबास से। ज़रूरी नहीं है कि कौमी लिबास का मतलब है कि आप शलवार कमीज़ पहन के चले जाएं, आप बोलें कि नहीं, देयर आर लॉट ऑफ ट्रेंड्स, दे कैन बी लॉट ऑफ you know new designs, there are a lot of new statements which can be incorporate with your with your traditional dress. और जैसे कल बड़े मज़े की बात है, I was just looking at the pictures, एक हमारी वो फेमस हुई थी जो पार्टी हो रही है गर्ल, शी वाज वेयरिंग अ पठानी ड्रेस, इट वाज डिफरेंट, यू नो, दनानीन जो जिनका नाम है, और वो एकदम से आई कैच हुआ। क्यों भाई, एक तरफ से आपके बॉल गाउन्स चल रहे हैं, एक तरफ से आपकी स्टेटमेंट आ रही है, एक तरफ से आपके रिवीलिंग ड्रेसेस आ रहे हैं, तो एकदम से वो एक दनानीन की नजर पड़ी, मैंने कहा दिस इज रियली नाइस। ऑल्दो ही वाज लुकिंग अ पठानी ड्रेस विद द कैप, इट शोज अ सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आई एम नॉट सेइंग कि दे शुड बी लाइक फैशन से आउट हो जाएं या बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, नहीं, बट पाकिस्तानी अवार्ड्स, पाकिस्तानी फेस्टिविटी शुड शो सम नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म का यही है कि आप थोड़ा बहुत यू नो ट्राई टू आप डिज़ाइनर्स की हेल्प लें, मे बी लेते हैं, बिल्कुल डिज़ाइनर्स पहने में हैं, लेकिन अब अगर एक आपके पास एक सेलिब्रिटी आ रहा है, वो कह रहा है जी आई वांट टू वेयर दिस, तो डिज़ाइनर इज़ हेल्पलेस मैन, डिज़ाइनर इज़ रियली हेल्पलेस। डिज़ाइनर तो ये कहेगा जी जो आपको बेहतर लगे आप हमें बताएं, विल dress you like that. Not naming celebrities, I don't want to name them because ये हमारे कौम की पहचान है, not defaming anyone, but एक से मुझे बिल्कुल था कि I saw हानिया आमिर and she was like looking like a you know किसी Avenger की, जैसे वो नहीं होती कोई जो power puff girl होती है, Exactly. She was wearing a dress and which was not incorporating with any of the awards, so she's going for an award, come on. It was not a ball gown, it was not a flary dress, like a you know you dress up, it's not about कि आप रिवील करें तो आप ज़्यादा खूबसूरत नजर आएंगे। Exactly. आप पहने और आप वो चीज़ पहने। अच्छा, लेकिन है ना प्रॉब्लम यहाँ पर ये उनकी ज़ाती चॉइस है। हम ज़ाती चॉइस पर क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? पहले तो इसको करें, या फिर नहीं, आप पब्लिक फिगर हैं, आपकी ज़ाती चॉइस आपकी सकाफत से मेल जोल के साथ ही होनी चाहिए। देखिए हम मीडिया वाले भी पब्लिक फिगर होते हैं। हर वो बंदा जो बस सिर्फ आपके स्क्रीन पे आता है, जिनको आपकी आवाम ही बनाता है, आप आवाम ही है ना, आवाम इन लोगों को प्रमोट करता है, उनके बारे में बात होती है, और दे आर पब्लिक प्रॉपर्टीज। और फिर ये बात है कि आपको ये चीज़ सामने रखनी चाहिए कि व्हाट आर यू वेयरिंग विल बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, देयर इज नथिंग ऑन द हिडन ऑन द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से तो आने से पहली चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं ऐसे ही। और सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी अरसे बाद अवार्ड्स हुए हैं, काफ़ी अरसे बाद चीज़ें वापस हो रही हैं कोविड की वजह से, यू नो हाउ इट वाज गोइंग ऑन। पीसा अवार्ड्स हुए हैं दुबई में, टर्की में आईपा अवार्ड्स हुए हैं, इससे पहले निगार अवार्ड्स वाज देयर। तो ऐसे अवार्ड्स में मुझे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है कि ये अवार्ड्स बाहर क्यों होते हैं? बाहर क्यों होते हैं? पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते? देखो पाकिस्तान में अवार्ड्स क्यों नहीं हो सकते? आई थिंक बाहर के लिए इनको ईजी एक्सेस होती है, दे वांट टू अच्छा, जैसे मैं पढ़ रही थी, जैसे अभी भी स्टेटमेंट आई थी, फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट थी कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि ये टर्की में अवार्ड्स करने का मकसद ये था कि हम टर्की के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो बहाल किए जाएं। दैट्स अगेन अ गुड यू नो इनिशिएटिव अगर लिए, लेकिन ऐसे अवार्ड जो हैं, लेकिन जवाब में उनके अवार्ड्स भी तो पाकिस्तान में होने चाहिए ना। हाँ, उनके भी तो होने चाहिए। वो क्वेश्चन खैर उनसे बनेगा फवाद चौधरी साहब से कि क्यों नहीं होते, और होने चाहिए। कराची इज़हाब, इस्लामाबाद इज़हाब, लाहौर इज़हाब ना हो, ऐसे अवार्ड्स होने चाहिए जहां आपके लोग आपको लेकिन है ना वो एक बात ये भी है ना कि ये इनको क्यों फॉलो कर रहे हैं, हम लोग क्यों कॉपी कर रहे हैं, हम क्यों अपनी चीज़ें जनरेट क्यों नहीं कर रहे हैं, या हमारे पास उस तरह की चीज़ें नहीं है, या क्या मसला है? इकरा हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर्स हैं। अगर आप बात करें आपके हमसाया मुल्क की, तो हम वी डिजाइनर्स बीन एग्जिबिटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमें दुबई जाके हमें ज़्यादा क्लाइंट्स बाहर से वहाँ से मिल रहे होते हैं, साथ वाले क्यों मिल रहे होते हैं? बिकॉज दे ट्रस्ट अस, दे सेड क्योंकि पाकिस्तानी डिजाइनर्स के पास वो आर्ट है, एंड दे आर लिटरली, हमारी फैशन इंडस्ट्री is growing like anything, it's emerging like anything. फैशन जरूर इंडिया से आता है, लेकिन जो बनता है, जो चीज स्टाइल आती है, वो पाकिस्तान देता है, इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान करता है। आपके बड़े बड़े डिजाइनर्स, अभी शाहरुख खान ने फराज मनान पहना हुआ था अपने टीवी एड में, क्यों पहना भाई? वहाँ कम ही है, वहाँ मनीष मल्होत्रा इज देयर, अनुष्का रेड्डी इज देयर, लॉट ऑफ अदर डिजाइनर्स आर देयर, दे कैन वेयर एनीवन, बट व्हाई ही इज वेयरिंग अ पाकिस्तानी डिजाइनर? इट्स अ बिग क्वेश्चन। है ना, हमें अब ये बताएं कि हमने तफरीक कहाँ पर करनी है, कि ये हमें करना चाहिए अगर हम स्टार हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए अगर हम स्टार हैं? कोई तफरीक तो फिर भी हमें लाइन तो खींचनी पड़ेगी। आपको एक बात बताऊं, आईपा अवार्ड्स के अंदर एक छोटी सी, आपने एक शायद वीडियो वायरल हुई है, वो देखी होगी, एक होस्ट अपनी वीडियो में कह रही है कि मुझे रेड कार्पेट होस्ट नहीं करने दिया। मॉडल इज सेइंग दैट व्हाई?
क्योंकि शी वॉज वेयरिंग सच क्लोथ्स विच कैन नॉट बी ऑन एयर ऑन टेलीविजन्स। क्यों भाई उसको फिर एक जल्दी से लाके किसी अपना स्वेटर पहनाया है एंड शी डिड द रेड कार्पेट। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं आती, यहाँ अवार्ड्स की अथॉरिटी, यहाँ कोई आपका इतना बड़ा डिजाइन काउंसिल, पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल एग्जिस्ट, तो व्हाट डिजाइन काउंसिल इज डूइंग जस्ट फॉर हैविंग फैशन शोज? नो, डिजाइन काउंसिल के अंदर जो भी डिजाइनर है उसको वो होना चाहिए, उसको इनलिस्ट होना चाहिए कि अवार्ड्स आ रहे हैं तो ये डिजाइनर्स इन सेलिब्रिटीज को स्टाइल करेंगे। स्टाइलिस्ट के ऊपर बात हो रही थी, लाइक वे आर द स्टाइलिस्ट। इकरा अजीज वाज वेयरिंग अ ड्रेस इन टर्की व्हिच वाज लाइक सच शॉर्ट, इट वाज नॉट इनकॉर्पोरेटेड विद हर फिगर एंड विद अ स्टाइल स्टेटमेंट, बट वो कह रहे थे स्टाइलिस्ट कौन था इसका? बात तो आगे स्टाइलिस्ट है। बिल्कुल, स्टाइलिस्ट कहाँ है? स्टाइलिस्ट पाकिस्तान में स्टाइलिस्ट के एग्जिस्ट नहीं करते, पाकिस्तान में स्टाइलिस्ट की सेंस नहीं है, या पाकिस्तान में कोई बॉडी नहीं है विच शुड बी इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दीज थिंग्स। तो इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन, द ऑटोनमस बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट। फॉर इंस्टेंस पूरा शो रिकॉर्ड हो गया और वो ऑन एयर ही ना हो पाए, what we will be doing, फिर हम वही देखेंगे ना, सोशल मीडिया में पिक्चर्स ही देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो बहुत ट्रोलिंग हो रही थी, मैं तो ये देख रही थी हमारे पास हल क्या है? यही कि अथॉरिटी सामने आए और अथॉरिटी आनी चाहिए, एक प्रॉपर ऑटोनमस बॉडी आनी चाहिए, गवर्नमेंट बेस पे आनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी वी आर गवर्नमेंट एम्बेसडर्स मैन, लाइक हम जा रहे हैं, हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए ऐसी बात नहीं कि पॉजिटिव इमेज नहीं है, क्रिकेट हैज प्रूवन अस लाइक सच अ पॉजिटिव इमेज, और क्रिकेट ने हमें क्या इतना अच्छा इमेज आ रहा है, इतना सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में आ रहा है। तो अब ये इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता करके, अच्छा अगर हम बाहर में बड़ी तकलीफ होती है, इंडिया क्यों साड़ीज पहनता है? उनकी हर मॉडल, हर एक्ट्रेस मेट गाला जैसे इवेंट में, ग्रैमी जैसे अवार्ड्स में, भाई वो साड़ीज में आ रहे, उनकी साड़ी ही उनका हुस्न है। बिल्कुल, तो क्या उनका नेशनल ड्रेस नहीं है? why aren't they so much ashamed of wearing साड़ी? why are we ashamed of wearing the entire dress? हमारे पास तो गुंजाइश नहीं है ना, हमारे फैशन डिजाइनर्स के ऊपर ही क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि पब्लिक तो यही सोचेगी कि हमारे फैशन डिजाइनर्स के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपनी सकाफत के अंदर रहते हुए कुछ ऐसा दें कि जो सेलिब्रिटीज पहनने के लिए तैयार हो जाएं। बताऊं, आईपा अवार्ड्स 2017 में नूर मेरे पास आई थी, आई स्टाइल्ड हर, शी वाज हैविंग अ डांस इन लंदन, आई लंदन हुए थे, इट्स बीन लाइक 4 years, एंड what she said, it was a sleeveless blouse। कहते नहीं है ना, this is a पाकिस्तानी, मैं उनकी बात नहीं करी, she's not my friend, she's just a celebrity, I just really appreciate this, I really want a full sleeves। There was something good, she wanted to have a lehenga and a choli, she wanted to dance on a traditional song, and she asked me to just, उनकी स्टाइलिंग मैंने की थी, सना की स्टाइलिंग अक्सर मैंने की हुई है। अच्छा है ना, लेकिन जिस तरह से अब वो कह रही हैं कि आपने कहा कि सेलिब्रिटी ने खुद कहा है, तो सेलिब्रिटीज़ का अपना भी होता है कि वो मतलब कहते हैं कि नहीं हमने तो ये ड्रेस पहना, हमने ये नहीं पहना, हमने मतलब अब जिस तरह से awards हो आजकल रहे हैं। सोशल मीडिया की गेम है, जितने फॉलोअर्स उतनी पब्लिसिटी। आई थिंक सो अब वो चीजें नहीं रही हैं कि फॉलोअर्स खरीदे जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। तो ये सेलिब्रिटी सब एडमिट कर रही हैं आके कि फॉलोअर्स खरीदे जाते हैं, वो अपने मुखालिफिन पर कहते हैं कि वो खरीदते हैं, खुद भी मैसेज आ रहे होते हैं ना ऐसे कि आपने अगर फॉलोअर्स बढ़ाने तो हम आपके फॉलोअर्स बढ़वा देंगे। सबसे बड़ी बात है, पहले होता था कि अच्छा योर डिजाइनर, व्हाट इज योर टेस्ट, व्हाट कहाँ काम किया, आप कहते हैं आपके फॉलोअर्स कितने हैं। अच्छा दिस इज समथिंग वेरी ऑकवर्ड, आपके फॉलोअर्स कितने, क्या फॉलोअर्स से क्या आप किसी का मेरिट डिसाइड कर सकते हो? नहीं, आप फॉलोअर्स से किसी का मेरिट डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, हमें ये बताएं कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए इन चीज़ों को, लेकिन जब गवर्नमेंट इस पे बात करती है या कुछ इदारे बात करते हैं तो सवाल आता है कि मॉरल पॉलिसिंग करने वाले आप कौन होते हैं? तो अगर आज हम ये बात कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं मॉरल पॉलिसिंग बात करने वाले? हम तो ये बुनियादी हक है, क्योंकि इसका जवाब यही आता है ना, ये तो बुनियादी हक है एक शख्स का, वो जो चाहे वो करे। बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन समहाउ अब आपको क्या पता, पेमरा में रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, पेमरा ने आपके रिस्ट्रिक्शन, ड्रामास में रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, टीवी चैनल्स में रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, तो देयर इज अ बॉडी हु इज वर्किंग नाउ। इसी तरीके से मेरा ये ख्याल है, एक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट क्लेमिंग इट फॉर एनीवन एल्स, ये कि एक बॉडी ऐसी होनी चाहिए, एक बॉडी, एक गवर्नमेंट बेस्ड बॉडी होनी चाहिए जिसमें जितने भी डिजाइनर्स और वर्किंग शुड इनलिस्ट, और उनको भी मौका देना चाहिए। बिल्कुल, देयर इज अ मोनोपोली गोइंग ऑन, और काफी अरसे से एक मोनोपोली चल रही है, और उस मोनोपोली को तोड़ा जाए। और कराची के डिजाइनर्स की अपनी मोनोपोली है, लाहौर के डिजाइनर्स की अपनी मोनोपोली है, और वो मोनोपोली कोई तोड़ नहीं पाया। क्योंकि आई थिंक ये होना चाहिए, दूसरे एमेच्योर्स को भी आगे आना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, ताकि वो भी अब एक चीज जब नाम आता है जी ये ड्रेस इसका है, दैट्स अ बिग थिंग, कि ड्रेस इज बीन वोर बाय दिस एंड इज बीन स्टाइल्ड बाय दिस डिजाइनर, सो आई थिंक इट्स अ बिग थिंग।
एमेच्योर शुड बी, और एक बॉडी होनी चाहिए गवर्नमेंट बेस पे जो कि ये तय कर सके कि ये अवार्ड्स के लिए ये लिस्ट आएगी, ये अवार्ड्स के लिए ये लोग आगे आएंगे। और एग्जैक्टली और ये चीज़ें जो हैं इस तरह से ड्रेस वी हैव दिस SOPs, उन SOPs का आप लोग बिल्कुल ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगेन इट्स पाकिस्तान एंड वी शुड प्राउड ऑफ बीइंग अ नेशनलिस्ट एंड वी शुड प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। बिल्कुल ठीक है ना, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी बहुत मौजू है, और फैशन डिज़ाइनर जब ये बात कर रहे हों कि शायद जिनके इख्तियारात होने चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, उनके इख्तियारात नहीं, और ये फैसला उन्हें ही करना चाहिए कि कौन क्या कैरी कर भी सकता है या नहीं कर सकता, आपके बॉडी पे वो बेहतर लगेगा भी कि नहीं लगेगा। और फिर बहरहाल सकाफत का अहम रोल होता है, और सकाफत की हम बात कर रहे अगर हम होते हैं। पाकिस्तानी तो हमें लगना भी चाहिए, कहीं हम अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करें तो हमें पता होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, तो हमें पाकिस्तानी बन के ही रिप्रेजेंट करना है, ना कि हम बिल्कुल ऐसा कॉपी ही कर है। रहे हैं दूसरों को। चलो आगे बढ़ते हैं जी। और वैसे कि जी कि सिर्फ औरतों की ख्वाहिश होती ये है नहीं, ना, अब ये मर्दों बिल्कुल की गलत भी, बात है। exactly। वैसे इसको अब मतलब ऐसे ही औरतों पे डाल दिया। बिल्कुल, औरतों पे खाली उनको स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन अब जो है वो जो हम मर्द हजरात की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा भटक और ये कुदरती हक है भैया आपका, बच्चा क्यों ना हो, बच्ची क्यों ना हो, एग्जैक्टली, इवन बुजुर्ग अफराद क्यों ना हो, बिल्कुल वो अपने उनका आप हक को फिट है रख रहे होते हैं और वो भी अपना ख्याल रखते हैं, हर एक का हक होता है, इसीलिए वो खूब बनाव सिंगार भी कर रहे होते हैं। मगर अगर हम बात करें कुछ मसाइल की, तो कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो कि ख़वातीन के लिए परेशानी का सामना भी बन रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें चेहरे के बालों की, हाथों पाँवों पर गैर ज़रूरी बालों की, तो अक्सर ख़वातीन की शिकायत भी कर रही होती है। अच्छा, वैसे अब तो अगर हम ये बात करें ना कि आपको जो गैर ज़रूरी बाल हैं नहीं चाहिए होते हैं, मर्द हज़रात का भी बहुत बड़ा मसला इस वक्त ये मौजूद है। सिर्फ वही मैं फिर कहूँगा कि हम ख़वातीन के ऊपर डाल देते हैं, ये चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, और इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें आप बहुत बेहतर होगा। कौन सा मर्द है जो फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मानेंगे नहीं, खर्चा तो औरतें करवा रही होती हैं, मतलब मानने की बात अच्छा, वैसे ये एग्जैक्टली ये ट्रेंड बने हुए जी, फेस वॉश भी ख़वातीन कर रही होती हैं, हालांकि हर एक की ज़रूरत होती है, हर कोई यूज़ कर रहा होता है। अगर हम देखें मर्द हज़रात को देखें तो वो भी बड़ी तादाद में अपनी जो है केयर कर रहे होते हैं, करनी भी चाहिए भाई, आपको करनी भी चाहिए, अच्छा मतलब उसको ऑन कर लें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बेहतर तरीके से बेहतर आप कर लेंगे उसके लिए। ऑन कर अब खैर, इन गैर ज़रूरी बालों का कोई हल मौजूद है, इनकी वजूहात क्या होती हैं, और किस तरह से इनको ट्रीट करना चाहिए, और क्या गलतियां, डाइट का किरदार और क्या गलतियां हम कर रहे होते हैं, क्या कुछ ऐसी क्रीमें हम लगा बैठते हैं जिसके बाद ये मसाइल जो है सामने आ रहे होते हैं। हमारे साथ मौजूद हमारे इमराज़ डॉक्टर सनिया जावेद साहिबा। डॉक्टर सनिया अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत बड़ा मसला है वैसे दोनों साइड्स का, तो आप दोनों साइड्स को ये एड्रेस कीजिएगा कि कितने आपके पास जो है पेशेंट्स ऐसे आ रहे होते हैं जो कहते हैं कि हमें ये गैर ज़रूरी बाल नहीं चाहिए। अच्छा, ये बहुत कॉमन इशू है, और जैसे आपने कहा कि मेल फीमेल दोनों में भी ये चीज़ें आती हैं। पहले हम सिर्फ ये फीमेल्स के साथ टैग लगा देते थे कि वो करती हैं, मेल भी आते हैं, क्योंकि मेल में तो चलें एक बियर्ड नॉर्मल फिनोमेना है कि जो दाढ़ी मूछ जो चीज़ें आती हैं, लेकिन कुछ मर्दों के बाल इस एरिया पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसके लिए वो लेज़र हेयर रिमूवल कराने आते हैं। अच्छा, बालों के लिए एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि लोग मुख्तलिफ टोटके करते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, ये सिर्फ आर्जी इलाज है इसका। तो इसलिए मैं हमेशा पेशेंट को ये कहती हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वैसे तो अब हेयर रिमूवल भी बहुत सस्ते कर दिए जाते हैं और हो जाते हैं, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है इसको। सिर्फ उसमें एक चीज़ ये करें कि क्रीम्स पे और इन चीज़ों पे पैसे और टाइम ज़ाया ना करें। तो हमेशा अगर आप इसको परमानेंटली इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो आपके गैर ज़रूरी बाल हैं, उसके लिए आप हमेशा लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ जाएं, लेकिन ये ज़रूर देख लें कि लेज़र हेयर रिमूवल करने वाला क्या वो डॉक्टर है और वो कौन सी मशीन इस्तेमाल कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब जब दूसरी चीज़ पे हम आते हैं, जो फ़ीमेल्स में इशूज़ हैं, फ़ीमेल्स में बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये बाल बढ़ जाते हैं उनकी ये चेहरे पे या बॉडी पे, जिनमें एक अगर हम इनको क्लासिफाई कर लें कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं जिनको इंटरनल इश्यूज़ कहा जाता है, तो इनमें सबसे बड़ा इशू है हार्मोन्स की फ्लक्चुएशंस का, हार्मोन्स की ख़राबी का। PCOS बहुत कॉमन सी टर्मिनोलॉजी है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। उसमें एक मेल हार्मोन फीमेल के अंदर इस तरह से बनना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से फीमेल के चेहरे पे या बॉडी पे बाल आ जाते हैं। अब अगेन अगर हम सिर्फ बालों को यहाँ पे करेक्ट कर देंगे, बालों को ठीक कर देंगे लेज़र से, तो हमें परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा इन चीज़ों को इकट्ठा लेके चलते हैं। तो बस दफ़ा मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब आप बस बाल ख़त्म कर दें, ये इशू रहने दें, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। इस तरह से नहीं होता। आपने जब भी कराना है दोनों इश्यूज़ को इकट्ठे एड्रेस कराना ताकि आपको परमानेंट रिजल्ट मिले। बिल्कुल ऐसी है। सेकेंडली एक बहुत कॉमनली चीज़ हमारी मार्केट में अवेलेबल है, रंग गोरा करने की क्रीम्स। भारी मिकदार में स्टीरॉइड्स, मर्करी, आर्सेनिक डला होता है जिसमें अगेन ये भी चेहरे पे जहाँ जहाँ पे उसको आप लगाएंगे उधर बालों की ग्रोथ को बढ़ा देता है। बाकी नुकसान तो एक अलग चीज़ें हैं इसमें, जिल्द का पतला होना, छाइयाँ आना, या इवन ये जिल्द का कैंसर तक कर सकती हैं चीज़ें।
लेकिन ये कि बालों की अगर हम बात करें तो उस पर यस, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर रहे हैं, दोनों ये चीज़ें लगा रहे हैं और दोनों में बालों का इशू इसकी वजह से आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप लेज़र ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं, अगर हम लेज़र ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो क्या ये एक सर्टेन टाइम के लिए होता है या फिर हमें दोबारा भी लेना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमने इतने इतने मंथ्स के बाद लेज़र हमें दोबारा कराना पड़ रहा कितने होता है। सेशंस लेने पड़ेंगे और कुछ अरसे बाद के दोबारा आना पड़ेगा सेशंस के लिए? अच्छा, जो काले मोटे बाल होते हैं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होता है कि लोग जो कहते हैं कि मुझे दोबारा आना पड़ेगा आपको, जो डॉक्टर्स भी बाज़ दफ़ा कहते हैं, तो उसमें बेसिकली बाल दो तरह के होते हैं। एक हमारा नेचुरल रुआं है जो अल्लाह ताला ने हर बंदे को, हर बंदे के चेहरे पे, बॉडी पे थोड़ा सा रुआं होता है जो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है, और ये कह लेंगे ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी है, हमारी जिल्द की हिफाजत के लिए। ये ज़रूर वापस आ जाता है, ये नहीं जाता। आपने लेज़र कराई है, कुछ महीने चला जाएगा, लेकिन उसके बाद ये वापस आ जाता है, और मैं हर पेशेंट को ये गाइड करती हूँ। लेकिन जो काले मोटे बाल होते हैं वो परमानेंटली चले जाते हैं। अच्छा, बट तब अगर आप उसका प्रॉपरली इंटरनल अगर कोई इशू आ रहा है उसको आप ठीक करवा लें, तब उसके लिए आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप स्किन स्पेशलिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आप अपने आप को ये ना कहें कि ये टाइम के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक और इशू मैं यहाँ पे एड्रेस करती चलूँ, क्योंकि पिछले दिनों 2-3 केसेस मैंने ऐसे देखे हैं। बाज़ दफ़ा बॉडी में कोई ऐसा ट्यूमर जिसको कैंसर कहा जाता है, इस तरह के हार्मोन्स बनाने वाला ट्यूमर कुछ लोगों के बॉडी में बन जाता है। अच्छा, इन चीज़ों को एड्रेस कराना, इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो रूटीन में देख रहे होते हैं उससे हट के नहीं सोच पाते बाज़ दफ़ा। तो PCOS तो हमारी एक रूटीन कंडीशन है, लेकिन जो ट्यूमर की ग्रोथ है वो रूटीन में नहीं आते केसेस। तो जब मैंने अभी पिछले इस मंथ में मैंने 2 केसेस ऐसे देखे हैं, और मुझे बड़ा शौक लगा उनको देख के कि ये एक चीज़ थी जो कि पहले कई सालों से उसको डॉक्टर्स एड्रेस ही नहीं कर पाए, और जब वो मेरे पास आया, क्योंकि मेरी रूटीन है कि इन्वेस्टिगेशंस हम करा लेते हैं, तो उसमें जब मैंने देखा तो एक उसके ट्यूमर की ग्रोथ आई हुई थी। देन मैंने उसको रेफ़र किया एक हॉस्पिटल में ट्यूमर की करेक्शन के लिए, क्योंकि जब तक हम वो चीज़ें ठीक नहीं कराएंगे तब तक हमें परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसलिए इंटरनल इश्यूज़ के साथ साथ हमें एक्सटर्नल इश्यूज़ का देखना भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर जैसे आपने इसमें बोला कि डाइट की बात, वो भी हमारे एक्सटर्नल इश्यूज़ में आती है। स्टीरॉइड्स वाली जो एक चिकन का एक होता है कि जिनको फ़ौरन कर दिया जाता है मार्केट में लेके आने के लिए, वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। प्रेफरेंस दें देसी चिकन को, देसी अंडों को। आम जुबान में ब्रायलर कहते हैं। हाँ, उसमें आप हमेशा कोशिश करें कि आप ऐसी चिकन फीड लें, ऐसे एग्स लें जो ऑर्गेनिक डाइट के ऊपर रहें, या देसी चिकन दी बेस्ट है। आप अगर घर में रख सकते हैं मुर्गियां तो दी बेस्ट है, थोड़ी सी एक जगह बना लें अपने साथ जो जिसमें आपकी मुर्गियां रह लें, तो वो चीज़ें आप इस्तेमाल करें, नेचुरल डाइट पे रहें। आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता कम ठीक है सर। डॉक्टर सनिया, आपने कहा कि मोटे काले बाल जो हैं वो लेज़र से चले जाते हैं। एक ये भी सवाल होता है कि बाल सफ़ेद होने से पहले पहले लेज़र करवा लो, क्योंकि सफ़ेद बालों पे शायद लेज़र का असर नहीं होता। एक तो इसको एड्रेस करते, दूसरा लोग इसलिए परेशान होते हैं चेहरे पर ख़ास तौर पे लेज़र करवाते हुए, कहीं स्किन का कलर तो ख़राब नहीं हो जाएगा, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा? अच्छा, बहुत सारे लेज़र्स हैं। मतलब हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अक्सर लोगों में, मैं मेजॉरिटी में जो मैं देखती हूँ चीज़, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि लोग समझते हैं कि एक ही लेज़र है। लेज़र की मुख्तलिफ किस्में हैं, हर बाल की, हर जिल्द की, बाल मोटा है, पतला है, सुनहरी है, सफ़ेद है, काला है, हर एक की लेज़र डिफरेंट है। इसलिए जब भी हमने लेज़र करनी होती है हम उसके हिसाब से मशीन को पिक करते हैं और फिर हम लेज़र करते हैं। वाइट बालों पे बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेज़र्स काम नहीं करते, लेकिन अब इतने जदीद लेज़र्स आ चुके हैं जो इन वाइट बालों को भी करेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर उनसे ना हो तो हमारे पास एक और तरीका मौजूद है जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, वो परमानेंटली इन वाइट बालों को ख़त्म कर देता है। इसलिए अगर आपके बाल वाइट हो भी गए और आप ख़त्म कराना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस परमानेंट सोल्यूशन है इस चीज़ का, उस पर भी आप ये ख़त्म करा सकते हैं। अब डॉक्टर सनिया, हम देख रहे हैं कि अक्सर हम बच्चों में भी इश्यूज देख रहे हैं कि बहुत जल्दी एज में बहुत ज़्यादा बच्चियों को ऊपर मतलब बाल आते हैं, गैर ज़रूरी बालों की हम बात करें, तो वो क्यों हो रहे होते हैं? क्या उनका डाइट वहाँ पर इशू कर रहा होता है या फिर उनको भी कोई मसला हो रहा होता है हार्मोनल, अगर हम चेंजिंग की बात करें? बिल्कुल, ये अब अगर हम टीन एज ग्रुप की बात करें उसमें ये बहुत ज़्यादा चीज़ आ रही है 8 से 12 साल की एज ग्रुप में। तो उसमें सबसे बड़ा रोल अगेन इसी तरह के चिकन और इस तरह की डाइट का है। कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स बच्चे बहुत ज़्यादा जो पीते हैं, आप नोट कीजिएगा कि जिन बच्चों में कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस करते हैं आपकी बॉडी के, डिफरेंट केमिकल्स कह लें उसको आसान ज़ुबान में, या हार्मोन्स कह लें, उनको जो फ्लक्चुएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्टर्बेंस आएगी। तो ये चीज़ें जो कोल्ड ड्रिंक्स होगी उसकी बजाय बच्चों को फ्रेश जूसेस पे स्विच करें, देसी डाइट पे स्विच करें, ऑर्गेनिक फूड पे स्विच करें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सनिया, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी। डॉक्टर सनिया ने जो बातें बताई हैं उस पर
कुछ अमल करने की कोशिश करें। ये जो गली मोहल्लों में क्रीमें आना, इससे सबसे पहले एहतियात और करें। जो रंग गोरा करने वाला फोबिया ना, ये भी ज़रा ख़त्म ये ख़त्म करें। आपका मतलब रंग गोरा नहीं, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पंजाब में अगर बात करें तो बेरोज़गार अफराद के लिए एक अच्छी खबर है कि हुकूमत ने 1 लाख सरकारी असामियों पर भर्ती की मंजूरी दी। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने सूबे भर में मुख्तलिफ महकमों में 1 लाख खाली असामियों पर भर्ती की मंजूरी दी और वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर भर्ती सिर्फ और सिर्फ मेरिट और मुजव्वज़ा तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी के मुताबिक होगी। हाँ जी, और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहले मरहले में 16,000 असामियाँ जो हैं वो पुर की जाएंगी। इस तरह से मुख्तलिफ महकमे हैं जिनके अंदर असामियाँ निकाली जा रही हैं। और अच्छा, वैसे हम पुलिस और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की बात करें तो वहाँ पर 12,000 से ज़ायद खाली असामियों पर भर्ती की जाएगी। बिल्कुल, इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हसन खावर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हसन साहब, कौन कौन से महकमों में होने जा रही हैं और इन भर्तियों के मुतालिक हमें बताइएगा, क्या ये ज़्यादातर स्किल बेस्ड होंगी, इसके अलावा भी हैं? देखिए, ये जो भर्तियां हैं ये पंजाब हुकूमत के बहुत से महकमों में होने जा रही हैं। इसके अंदर हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर है, टर्शरी हेल्थ केयर है, सही, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सिविल डिफेंस है, महकमा माल है, पुलिस है, तो महकमा जेल खाना जात है। इन सब इदारों के अंदर ये भर्तियां होने जा रही हैं। और ये जो भर्तियां हैं ये बहुत सारे मुख्तलिफ ग्रेडों के अंदर हैं। अच्छा। कुछ असामियाँ ग्रेड 1 से 4 की है, कुछ असामियाँ ग्रेड 5 से 15 की हैं, कुछ एजुकेटर्स की हैं जो ग्रेड 14 से 16 की हैं, कुछ पुलिस कांस्टेबल्स की हैं, कुछ वार्डन्स की हैं, तो ये और कुछ कॉलेज टीचर इंटर्न्स हैं। तो ये सारी असामियाँ जो हैं इसका हर एक का क्राइटेरिया अलग है, हर एक की एलिजिबिलिटी अलग है, उसी के मुताबिक ये भर्ती की जाएगी जो कानून में। ठीक है, आसान शफाफियत का जो मामला है उस पर भी नज़र डालिएगा। 1 लाख नौकरियों पर भर्तियां क्या शफाफ तरीके से होंगी? कोई मैकेनिज्म तरतीब दिया गया है? क्योंकि जब भी नौकरियां इस तरह से दी जा रही होती हैं तो सवालात उठते हैं कि जी कि अपने मनपसंद लोगों को नौकरियां दे दी गई। ये भर्तियां 1 लाख असामियों पर जो कि हम पंजाब में करने जा रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बड़ी क्लियर हदायत है इसके ऊपर। और वो हदायत ये है कि ये भर्तियां मेरिट पे होनी है, ये भर्तियां शफाफ तरीके से होनी है, अखबार इश्तिहार के ज़रिए होनी है। और हमारे लिए मेरिट है तालीम और तजर्बा। गुज़श्ता हुकूमतों के लिए तरह हमारे लिए मेरिट जो है वो सियासी वाबस्तगी नहीं है, उस थिंकिंग से हमने बाहर निकलना है। इसका तरीक़ाकार हुकूमत पंजाब की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में वज़ा करता है और बिल्कुल हमने उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, किसी स्टेप को नहीं छोड़ना और बाय द बुक इसके ऊपर इंशाल्लाह हम चलेंगे और शफाफ तरीके से बेहतरीन लोगों को नौकरियों में लेके साहब जरा हमें इस हवाले से कि वज़ीर आज़म साहब जाते हैं अटक में, वहाँ पर वो महंगाई की वजूहात बयान कर रहे थे, तो महंगाई पर काबू पाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वो ख़ास तौर पर क्या इकदाम कर रही है? ये पंजाब हुकूमत को भी वफाकी हुकूमत की तरह अवाम की मुश्किलात का पूरा अंदाज़ा है और हम इस मुश्किल वक्त पे अपनी अवाम के साथ खड़े हैं। आप जिस चीज़ को देखेंगे आपको नज़र आएगा कि हुकूमत पंजाब वफाकी हुकूमत के शाना बशाना ये काम कर रही है। जो हमने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, एहसास राशन प्रोग्राम, ये भी वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका प्रोग्राम है। इसमें एक हिस्सा वफाकी हुकूमत डाल रही है और तकरीबन 65% जो है वो सूबाई हुकूमत डाल रही है। तो मैं समझता हूँ ये सबसे पहला कदम है पंजाब हुकूमत की तरफ से। ठीक है। दूसरा ये है कि जब आप आटे को देखते हैं तो आटे के अंदर हमने यकीनी बनाया है कि सरकारी आटा जो है वो 55 रुपए फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब हो। इस सिलसिले में हमारी जो रिलीज है गंदम की वो बड़ी वाफिर है और वो इस तरह से है कि लोगों को कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इस सिलसिले में हमारी जो रिलीज है गंदम की वो बड़ी वाफिर है और वो इस तरह से है कि लोगों को कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इसमें जाहिर है कि सिंध की तरफ से कुछ मसाइल आए हैं क्योंकि वहाँ पे गंदम चूहे भी खा जाते हैं, वो गंदम रिलीज भी नहीं करते। तो कुछ हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये मुश्किलात आई हैं। बहरहाल पंजाब जो है वो बड़े भाई होने का हक अदा करता रहेगा और इस तरह की सियासत नहीं करेगा कि अवाम के मुफादात का कॉम्प्रोमाइज हो। फिर आप चीनी की मिसाल ले लें। चीनी के ऊपर पंजाब हुकूमत ने इस वक्त तक 1,10,000 टन चीनी इंपोर्ट कर ली है
और मजीद 34,000 टन जो है वो इस वक्त बंदरगाह पर है जहाजों के अंदर, और उसको हम उतार रहे हैं। ये दरामद शुदा चीनी इसीलिए लाई गई है ताकि अवाम को चीनी सस्ती मिले। इसी तरह जो हमारी रोजमर्रा की अशिया हैं और अशिया खुर्दनोश, उनकी कीमत में कंट्रोल के लिए हमारे पास 1250 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट है जो रोजाना जाकर मार्केटों में छापे मारते हैं, और हमारी जो जिले इंतजामिया है वो हमारी जो मंडियों में ऑक्शन होती है उसको मॉनिटर करती है ताकि वहां पर जो रेट निकलता है वो मुनासिब हो। इसके अलावा हमारे जो सस्ते सहूलत बाजार, बचत बाजार, रेडी बाजार हैं, ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स हैं जो हमने शुरू किए हैं ताकि आवाम को जो मयारी अशिया हैं वो अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल सके। और हमारी ये कोशिश है कि ये जो ग्लोबल इन्फ्लेशन की वेव आई है, जो लहर आई है, हम आवाम के शाना बशाना खड़े हों, उनके साथ खड़े हों और उनकी मदद करें कि वो बखूबी इसका मुकाबला कर सके। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही ये वेव भी नीचे ठीक। आसान, शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। खैर, जो नौकरियां हैं बिलाशुबा बेरोजगार अफराद के लिए एक उम्मीद की किरण भी होती है, आवाज़ का झोंका भी होता है। हम उम्मीद यही करेंगे कि शफाफियत वाली बात है कि शफाफ अगर तरीके से की जाएंगी तो वो वाकई में उनके लिए एक अच्छी खबर होगी और एक ठंडी हवा का झोंका साबित होंगी। ऐसे ही। अच्छा, शहर इक़्तिदार का कुछ रुख करते हैं। रौनकें वहाँ पर लौट आई हैं। हमने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, ख़ासतौर पे कोविड के अंदर। अब सालाना कौमी सकाफती मतलब लोक मेला लोक विरसा शक्करपड़िया में जारी है, और लोक मेले से जहाँ एक तरफ रिवायती फ़नून से जुड़े दस्तकारों फ़नकारों को नई ज़िंदगी मिली है, वहीं दुनिया भर में पाकिस्तान का खूबसूरत रोशन चेहरा भी नुमायाँ हो रहा है। बिल्कुल, हम इसी बारे में बात भी कर लेते हैं। इस्लामाबाद में मौजूद है हमारी नुमाइंदा मरियम मलिक से। जी मरियम, बताइएगा इस लोक विरसे से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना के केसेस में नुमाया कमी आने के बाद मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आने लगी है और पहली जैसी रौनकें भी बहाल होना शुरू हो गई है। इस्लामाबाद में इस वक्त ठंडे मौसम ने दस्तक दे दी है और इस मौसम को वेलकम करने के लिए लोक विरसा में 7 रोज़ा लोक मेला सजा दिया है, जिसमें तमाम सूबों की सकाफत आपको एक छत तले देखने को मिलेगी। हर साल ये मेला सजाया जाता है और ख़वातीन से बात स्टार्ट की जाए जिनको बहुत शौक होता है शॉपिंग करने का, उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी है। हाथ से बनी हुई चादरें हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं और कीमती नवादरात भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहले ख़वातीन से बात कर लेते हैं, क्या देख रही है और क्या अच्छा लग रहा है इस मेले में? मुझे तो सभी कुछ पसंद आ रहा है, दिल चाह रहा है सभी कुछ ले जाऊँ। और फिर ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो लोग गांव देहातों से आएँ अपनी चीज़ें बना के लाएँ, इस तरह वो प्रोमोट होंगे, उनको भी हौसला आएगा। जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी है उनको भी शऊर आएगा कि हम किस तरह से आगे काम करें। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। पूरे साल के बाद ये मेला लगता है और यहाँ पर एक छत तले मुझे पंजाब भी नज़र आता है, सिंध भी नज़र आता है, बलूचिस्तान भी नज़र आता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चारों सूबों के जो रंग हैं वो हमें एक ही जगह पर मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ मर्दों की बात की जाए जिनको खाने पीने का बहुत शौक होता है, कोयटा की मज़े की सजी होती है, पेशावर के खाने हैं और हर जो सूबा है उसके अलग अलग पेवेलियन भी बना दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने इसका इनाग्रेशन किया है और उनका ये कहना है कि इसका मकसद, ऐसे मेलों का मकसद जो है वो पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करना है और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया को दिखाना है। जी पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया को दिखाना है और सकाफती रंग हमने भी देखे हैं। मरियम मलिक हमें दिखा रही थी। मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। और देखें जी, ये लोक मेला है, होने चाहिए बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी और है। जिस तरह से हमने कोविड का वो सारा टाइम देखा है ना, उसके बाद जिस तरह सब ये लोक मेला जो है इसका उन्होंने किया है इनकाद, तो ये बहुत ही खुशाइंदी और बड़ा अच्छा है। लोग इंजॉय भी करते हैं। आप देखिए कि उन्होंने कि इस एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर उन्हें सिंध भी, पेशा मतलब उधर बलोची भी, हर मतलब नज़र आ रहा है रंग वहाँ पर, पंजाबी सूबों के रंग वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और नाज़रीन देखें, हम सब चाहते हैं कि इस तरह के मेले लगें। कुछ अरसा दहशतगर्दी की नज़र रहा हमारा मुल्क और तब हमने देखा कि जो मेले लगा करते थे वो बंद हो गए थे। फिर हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस ने, मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स, अगर सियासतदानों की बात कर लें, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात कर लें, हम इवन मीडिया की बात कर लें, हम स्कूल्स की बात कर लें, असातिज़ा की बात करें, सब ने ही अपनी काविशें उसके अंदर की, हर इदारे ने काविश की और हालात बेहतर हो गए। फिर ये कोविड वाला मसला आ गया। लेकिन अब कोविड के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हालात बेहतर। अब हमारी जिम्मेदारी है ना, इस अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमने भी इसको स्टेबल ही रखना है, एहतियात करनी है ताकि इस तरह के मेले होते रहें। आप फैमिलीज के साथ यहाँ पर जाएं, आपको आउटिंग के लिए कुछ खाने के लिए भी वहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ देखिए, खाना पीना तो आप घर में भी करते हैं, लेकिन जब बाहर जाके करते हैं तो वो फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम आप जो है ना स्पेंड कर रहे होते हैं। तो आपने एहतियात जारी रखनी है, क्योंकि जनवरी में कहा जा रहा है कि 5th वेव आ सकती है, खुदा न खास्ता। तो ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात उसमें ठंड भी बहुत ज़्यादा क्योंकि होती है, मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ होता है, तो उसमें फिर हमें यह है कि बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है आगे। ये अब हमारी जिम्मेदारियां हैं। हम चाहते हैं कि ये मेले लगते रहें। हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ही जारी रहें और हम जो है
फ्री होकर और खूब रिलैक्स होकर हम लोग अपने जो है मुल्क में ट्रैवल कर सकें। तो ये चीज़ों को हमने खुद एहतियात करनी है। हम अब आगे बढ़ेंगे, IT एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे। पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर्स हैं उन्होंने नया रिकॉर्ड बना डाला है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा है ये कि रवा माली साल की पहली तिमाही में IT फ्रीलांसर्स ने 10 करोड़ 58 लाख डॉलर्स कमाए हैं। हाँ जी, उन्होंने बताया कि फ्रीलांसर्स की कमाई का तनासुब गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 21.37% रहा, जबकि गुज़श्ता बरस इसी अरसे में फ्रीलांसर्स ने 8 करोड़ 72 लाख डॉलर्स कमाए थे। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है कि हम लोगों ने जो है IT में अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर के मुताबिक मजमूई IT एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो 63 करोड़ 50 लाख डॉलर्स हैं, जिनमें से फ्रीलांसर्स का हिस्सा 16.68% और उनका कि जल्द ही फ्रीलांसर्स जो है मजमूई IT एक्सपोर्ट में अपना हिस्सा 16 से बढ़ाकर 50% पर ले जाएंगे। क्या बात है। और अमीनुल हक साहब का ये भी कहना था कि अरबों डॉलर्स की आलमी मार्केट से पाकिस्तानी IT कंपनीज और फ्रीलांसर्स अपना जायज़ हिस्सा लेने के लिए कोशां है। ये बड़ी खुशाइन बात है। और फ्रीलांसर्स जो हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये हमें अंदाज़ा ही नहीं था, क्योंकि मुझे याद है जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो जो उस वक्त फ्रीलांसर्स होते थे ना, उनको लोग ऐसे थे तुम क्या करते हो भाई, तुम क्या करते रहते हो बैठ अच्छा नहीं समझा जाता था कि यार तुम क्या घर में बैठे हर वक्त कंप्यूटर पे लगे रहते हो, लैपटॉप पे लगे रहते हो। लेकिन अब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये बहुत भी नहीं कर रहे होते थे कि यार ये कुछ कर सकते हैं। वो कहते थे पता नहीं ये घर में मैं बैठी कौन सा काम होता है, घर वाले कह रहे थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम किसी को क्या बताएंगे हमारा बच्चा क्या करता है, और ऊपर से वो घर वाले भी कहते हैं कि ये फ्रॉड होता है, ऐसे नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। लेकिन अब अगर हम देखें तो IT में खास तौर पर अगर हम गारमेंट की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। अगर हम अमीनुल हक साहब की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव हमें नज़र आ रहे हैं कि इस पूरे चीज़ों में कि वो क्रेडिट जाता है उनको। अच्छा, अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। अब IT सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं ना तो डिमांड बहुत ज़्यादा है एक्सपर्ट्स की, बच्चों की, यानी कि जो बच्चे आ रहे हैं, सप्लाई बहुत कम है। हम ये नहीं कह रहे कि जी कि इतने तो कोर्सेज हो रहे हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ तो डिग्रीज दे रही हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम उनकी बात कर रहे हैं जिन बच्चों ने आकर इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हो ना, क्योंकि आपने पाकिस्तान में तो कम्पीट नहीं ना करना भाईजान, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है। आपके पास कितने काबिल बच्चे हैं, उनके पास स्किल्स कितनी हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इंटरनेशनल फर्म्स को हम देखते हैं, IT कंपनीज को हम देखते हैं, वो हायर कर रही होती हैं पाकिस्तान से इतने ज़्यादा बच्चों को, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है कि ज़्यादा डिमांड होती है, सप्लाई कम है उनके मयार के मुताबिक। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सब पोटेंशियल तो है लेकिन उस तरह से आप उनको एजुकेट नहीं कर रहे हैं, इस तरह से आप लोग उनकी प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं कर रहे हैं कि वो जाके मार्केट में जब आएँ तो वो इसी तरह से वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ कम्पीट कर सकें। तो ऐसे जरूरी क्या है, हमें सप्लाई इस तरह की चाहिए। इंडस्ट्री और एकेडेमिया, इन दोनों के दरमियान जो है एक लाइजन की जरूरत है, इन दोनों को मिलकर काम हम बात भी कर रहे थे तो वो एक्सपर्ट्स भी यही कहते थे कि लाइजन होना बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री और जो एकेडमी है इसके अंदर। तो ये नहीं, जब तक होगा तब तक हमारे पास वो वाली जो है ना चीज़ें नहीं आ सकें, हमारी सप्लाई तब तक बेहतर नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है, सप्लाई को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मतलब कि आप देखें जिस तरह से अमीनुल हक साहब भी कह रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी है, हम इस काबिल हैं कि हम 50% तक इसको लेके जा सकते हैं। जो अभी 21.37% है, इसको हम 50% तक लेके जा सकते हैं। और यकीनन ऐसा ही है। कुछ छोटे मोटे मसाइल हैं, हम देख लें कि जो नौजवान फ्रीलांसिंग से मुंसलिक हैं वो कहते हैं कि हमें ये भी मसला है, हमारे ये भी मसला है, उस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं है। अच्छा, लेकिन अब वो जब मसले बता रहे होते हैं ना अपने, तो फिर वो अब गवर्नमेंट जो है वो उसको उनको सुन भी रही है, उनको कुछ करने की कोशिश भी कर रही है, हल के इनको कुछ कोशिश करें और हल भी कर लेते हैं। चेमन पाशा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हैं बदर खुशनूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब तो कह रहे हैं कि रवा माली साल की पहली तिमाही में जो फ्रीलांसर्स हैं IT के, उन्होंने 10 करोड़ 58 लाख डॉलर्स कमाए हैं, जो कि 21% ज़ायद है। कितना खुश आइंद है ये IT इंडस्ट्री के लिए, और हमें ये बताइए कि मजीद कितना पोटेंशियल मौजूद है ग्रोथ का। जी बिल्कुल, फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान हमेशा से फ्रीलांसिंग में ऊपर आया, और उसकी एक बड़ी सीधी सी सिंपल सी रीज़न ये है कि हमारे पास बहुत अच्छा डिजिटल डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, विच मीन्स कि हमारी यंग पॉपुलेशन है और हमारे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी बेहतर होती जा रही है, और लोग स्किल्स अक्वायर कर रहे हैं ऑनलाइन। कोविड के दौरान खास तौर पे जब स्कूल भी बंद थे, यूनिवर्सिटियां भी बंद थी, तो लोगों ने ऑनलाइन, कुछ लोग ज़ाहिर एंटरटेनमेंट के लिए भी इंटरनेट यूज करते हैं, मगर बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन लर्निंग की है, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की है, उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं और अपनी स्किल्स अपग्रेड की हैं। और जैसे ही उन्होंने स्किल्स अपग्रेड की, उन्होंने अपनी उन स्किल्स से मोनेटाइज करना भी शुरू कर दिया, यानी कमाना भी शुरू कर दिया। और फ्रीलांसिंग के लिए कहीं किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, आप वर्चुअली अपने कंप्यूटर और इंटरनेट से काम करके
पैसे कमा सकते हैं। और अब पाकिस्तान में बैंकिंग के जो फैसिलिटेशन है वो भी बेहतर हो गई है। स्टेट बैंक ने बहुत बेहतर रेगुलेशंस कर दिए हैं, बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स ने अकाउंट्स बेहतर कर दिए हैं कनेक्ट करने। तो इसलिए ज़ाहिर है इनफ्लो ऑफ रेमिटेंस, जो लोग पहले बाहर पैसे रोकते थे वो भी लाना शुरू हो गए हैं। तो ये हर लिहाज से पॉजिटिव तरफ डायरेक्शन जा रही है। बिल्कुल, लेकिन हमें इसको मजीद वुसअत भी देनी है। अभी तो गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए कि फ्रीलांसिंग और IT की जो इंडस्ट्री है उसको हम मजीद वसी कर सकें? जी बिल्कुल, हुकूमत बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर काम कर रही है और बहुत तेज रफ्तारी से काम हो रहा है। एक एग्जांपल दे दूं कि ई कॉमर्स पॉलिसी के अंदर खास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की फ्रीलांसिंग एक खास पूरा सेक्शन है और उस सेक्शन के अंडर स्टेट बैंक के साथ, और ये अक्टूबर 2019 में कैबिनेट ने अप्रूव की थी पॉलिसी, और फ्रीलांसिंग पे तब से काम हो रहा है। और इस पे बाकी सारे हुकूमती इदारे, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्टेट बैंक, SECP, FBR, इन सब के साथ ई कॉमर्स की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो ई कॉमर्स का सेल है वो इनके साथ फुली कोऑर्डिनेट कर रहा है। और एक सीनियर लीडरशिप जो है वो इसमें इनके साथ इनको कोऑर्डिनेट करके इनके जितने मसाइल हैं बैंकिंग के, रेमिटेंस के, हर लिहाज से उन सबको वो फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड भी उनको फैसिलिटेट कर रहा है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ बहुत वसूख से कि इस वक्त सारे इदारे कोशिश कर रहे हैं कि इन फ्रीलांसर्स को जो छोटे बड़े तमाम शहरों में हैं उनको अच्छी तरह फैसिलिटेट किया जा सके ताकि पाकिस्तान में रेमिटेंस को इजीली फ्लो इन किया जा सके। बिल्कुल ठीक है, रेमिटेंसेस की आप बात कर रहे हैं। खासतौर पे हम जब नौजवानों से बात करते हैं वो शिकायत ही ये करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ मसाइल ये हैं कि हमें उतनी सहूलियात नहीं है, अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं और अपने जोरे बाजू पर मेहनत कर रहे हैं और हम अभी से हमारे ऊपर सवालात उठ रहे हैं टैक्स के हवाले से, वो हमारे साथ थोड़ी सी ज़्यादती है। फिर अगर हम बात करें हमें पैसे बाहर से पाकिस्तान लाने में कई चैनल्स हैं जो होने चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन शायद उनकी अभी तक, जैसे पेपाल के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे होते हैं कि पेपाल की तो पाकिस्तान के अंदर इजाज़त होनी चाहिए। तो इस हवाले से आप लोगों की बात होती है मिनिस्ट्री से कि ये थोड़े से मसाइल हैं, अभी हल कर दें, अभी तो फ्लरिश करने दें, टैक्स भी ले लीजिएगा? जी बिल्कुल, हम भी इस मामले में, हमारा भी बिल्कुल यही एक पॉइंट ऑफ व्यू है पाशा का, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का, कि टैक्सेशन जो है वो एक सेक्टर को एक अर्ली स्टेज से, नेसेंट स्टेज से ग्रो करने दें, उसको इतनी बेस बनाने दें कि वो इतने बड़े हो जाएं कि वो टैक्स और बाकी सब चीज़ों को फैसिलिटेट कर सकें। तो बिल्कुल, मगर एक बेयर मिनिमम इनकम टैक्स जो है वो इस एंगल से है कि आप ताकि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आने शुरू हो जाएं, ये एक बहुत ज़रूरी है। मगर जहाँ तक आपके जो बाकी और वो हुकूमत के लिए भी जरूरी है, और आप याद रखें हमें FATF के लिए भी हमारे लिए जरूरी है कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन बढ़नी जरूरी है ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी रेपुटेशन एज ए कंट्री भी बेहतर कर सकें। और हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एंगल से, जिसमें आप बाकी पेमेंट्स की और बात करें, बिल्कुल इस पर हुकूमत काम कर रही है। और स्टेट बैंक ने बहुत नई फिनटेक जो कंपनीज हैं उनको फैसिलिटेट किया है, उनको लाइसेंसेस मिलने शुरू हो गए हुए हैं और उस तरफ भी आ रहे हैं। पेपैल की जहां तक बात आती है, आई थिंक इसमें पेपैल का बिजनेस डिसीजन है, हमारी हुकूमत की तरफ से और स्टेट बैंक एज ए रेगुलेटर की तरफ से फैसिलिटेशन का इशू नहीं है। ये पेपैल को एक बिजनेस डिसीजन लेना है कि उन्होंने पाकिस्तान की 5वीं बड़ी मुल्क में कब आना है और कब उसको मोनेटाइज करना है, जैसा कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, बाकी सब कंपनीज जो हैं वो इसको एक्सप्लोर कर रही हैं। ठीक है, बदर साहब जरा ये भी हमें बता दीजिएगा कि हम एक चीज ऐड कर दूं कि पाकिस्तान के बिजनेस केस की इंपॉर्टेंस आप ये देख सकते हैं कि रिसेंटली अमेज़न ने भी पाकिस्तान को लिस्ट किया। एग्जैक्टली। और जी, तो इसलिए अब ये पेपैल का एक बिजनेस डिसीजन है कि उन्होंने इसको एक्सप्लोर करना है कंट्री को और इधर आना। बिल्कुल, अमेज़न भी सेलर लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर चुका है। ये भी पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर थी। 2-3 माह हो गए हैं इस खबर को यकीनी तौर पर, बड़ी मेहनत थी इस गवर्नमेंट की उसमें। खैर, ये भी बताइएगा, एक तो हमें सप्लाई साइड बताइएगा कि सप्लाई साइड आप क्या समझ रहे हैं कि हमारे पास इतने स्किल्ड बच्चे मौजूद हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, क्योंकि डिग्रीज तो बहुत ज़्यादा मिल रही हैं लेकिन हमारा फोकस स्किल के ऊपर है। और दूसरा ये कि हम देखते हैं कि जी कि इसके अंदर बूम आया, इंडस्ट्री के अंदर सारे उस तरफ दौड़ पड़ते हैं, कुछ सैचुरेशन जल्दी तो नहीं आ जाएगी? जी नहीं जी, सैचुरेशन बिल्कुल जल्दी नहीं आएगी। मैं पहले आपका आखिरी सवाल का जवाब दे देता हूँ। बहुत दुनिया में इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, डोमेस्टिकली भी और ग्लोबली भी। सो हमारे यहाँ अभी आप देखें कि आईटी जो है अब जाकर आईटी से निकलकर बाकी नॉन आईटी, नॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर्स को इंटरफेयर करना शुरू हुआ और उसमें इंटरसेक्शन लाया। फॉर एग्जांपल, अब आप एग्री टेक का नाम सुनते हैं, एड टेक का नाम सुनते हैं, एजुकेशन टेक का, हेल्थ टेक का नाम सुनते हैं, टेलीमेडिसिन का नाम सुनते हैं, इसी तरह सारे ई कॉमर्स को डिजिटल करना। तो जितने वर्टिकल्स, जितने सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उन सब ने डिजिटल होना है और उन सब में आईटी ने आना है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी तो भी बहुत है। जहां तक सप्लाई साइड का ताल्लुक है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे आपने कहा बिल्कुल डिग्रीज इशू हो रही हैं, मगर हमें डिग्री से साथ साथ
फास्ट ट्रैक बूट कैंप्स करने की जरूरत है, ताकि हम जल्द अज जल्द बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको करियर में भी ला सकें और प्रोफेशनल डिग्रीज और कोर्सेज भी ऑफर कर सकें, ताकि वो जल्द अज जल्द SMEs में और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर सकें। हमारे यहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें टेक्नोलॉजी के लोग, लड़के लड़कियां बहुत चाहिए, और इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी मैसिवली इस वक्त काम कर रही हैं कि हम फास्ट ट्रैक स्किल्स अपग्रेडेशन कैसे कर सकें, ताकि हम डोमेस्टिक डिमांड और इंटरनेशनल डिमांड दोनों पूरी। लेकिन बदर साहब, आप समझते हैं कि पाशा का इस हवाले से HEC से राब्ता भी होना चाहिए है कि भाई बिल्कुल है, एग्जैक्टली वो बता दीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल एक्टिव है। हमने अभी HEC को रेकमेंड भी किया है। हालांकि आपने देखा होगा कि HEC ने कुछ साल पहले से अपनी जो बैचलर्स की डिग्री है उसको 4 साल का में कर दिया हुआ, विच इज ये ऑनर्स, बैचलर्स इन ऑनर्स। अब उसको हमने उनको 2 ईयर की एक डिग्री रेकमेंड की है, ताकि वो फास्ट ट्रैक कर सकें इस चीज को, ताकि हम एक जल्द अज जल्द और भी बच्चों को मार्केट में ला सकें और वो साथ साथ बाकी पढ़ाई फिर अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है बदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात करें, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमें सैचुरेशन का होता है कि सारा पाकिस्तान इस तरफ लग जाता है, मतलब एक जब MBA शुरू हुआ था ना, सारे MBA करने की तरफ हो गए। हमने देखा हमजा कि ये बिजनेस स्टडीज़ के अलावा जब हम अगर मीडिया स्टडीज़ की बात करें तो एक टाइम था कि बहुत सारे लोग उसमें आ रहे थे, मतलब अभी भी, हाँ अभी भी है, लेकिन बहुत सारे एक अगर हमारे पास आते ना चीज़ों, हम सारे उसी तरफ। लेकिन आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है ना, अगर हम IT इंडस्ट्री की खास तौर पर बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अभी मौके हैं, बहुत अभी तो हम सप्लाई ही कम है, अभी तो डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। तो आप, और दूसरी बात ये है कि आप किसी भी शोबे के अंदर हैं, आपके स्किल्स अच्छे हैं, आपको काम आता है, तो आपको कोई तरक्की करने से, कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। और ये फ्रीलांसर्स जो है ना, अक्सर मैं मीम्स देखता रहता हूँ, उनके मुख्तलिफ मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं, फ्रीलांसर्स को इज्जत दो। तो वो ये कहते हैं कि हमें आप समझें कि हम पाकिस्तान के लिए बहुत अहम काम कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर एग्जैक्टली जैसे अमीनुल हक साहब ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा मतलब लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में, ये तो मतलब ये एक अच्छी बात भी है और इनको करना भी चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमजा ने कहा उनको इज्जत भी देनी चाहिए। मैं खुद मीम्स सुना थे कि फ्रीलांसर, मुझे मुकम्मल इज्जत चाहिए, मैंने जो है ना $2000 कमा लिया ना 1 महीने में। तो वो कहते हैं कि इस तरह से, खैर मीम्स बनती हैं, वो आती भी रहती हैं, हम सब एंजॉय भी करते रहते हैं, लेकिन बेहतरीन इस वक्त ये इंडस्ट्री है और इसके अंदर आप फ्लरिश कर सकते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम अब बात करेंगे कि हम मोटे होते जा रहे होते हैं, तो हम लोगों को अक्सर बात हो रही थी कि मोटा कोई भी इंसानों किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन वो मोटा हो क्यों हो रहा है, इसकी रीजंस फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा लाइफस्टाइल हमने बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है, तो ये चीज़ों को फाइंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम मोटापे की बात करें तो कोई भी मोटा शख्स जो है, वो अगर उसकी ज़ाहिरी शख्सियत तो देख रहे हो, तो वो उसकी सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, बल्कि लोग जो उसको है वो क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं कि ये तो मोटा हो गया है, वो मतलब वो खुद भी अपीयरेंस वाइज भी अच्छा नहीं लगता। एक तो ये मसला ना कि अपीयरेंस का प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये मुख्तलिफ अमराज की जड़ भी साबित हो रहा होता है ये मोटापा जो है, क्योंकि इससे अगर हम देखें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, अमराज कल्ब, फालज, गर्ज के लातादाद बीमारियां हैं जिनका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये कहा जाता है ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से ज़्यादा बीमारियां आपके ऊपर हमलावर हो रही हैं। अच्छा, कुछ लोग जब अपना वेट गेन कर रहे होते हैं ना, उन्हें पता नहीं लग रहा होता, लोग उन्हें कह रहे होते हैं कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते कि हम भाई मोटे हो रहे हैं। ये चीज़ों को मेरा ख्याल है वो ये कह रहे होते हैं कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये कर लेना जो है ना, ये कोई आसान काम नहीं है। काफ़ी एक बहुत मुश्किल एक चीज़ लगती है, इसको आप कहते हैं हम कर लेंगे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। लेकिन कोई आप आपको हर एक का दिल होता है ना कि बस हम बस जादू की छुड़ी घूमें और हम पतले हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता। इसके ऊपर कोशिश करनी पड़ती है, आपको अपना लाइफस्टाइल को बेहतर करना होगा, आपको अपनी डाइट को, अपनी जो एक्सरसाइज जो हैबिट्स हैं उनको आपको बेहतर करना होगा। और ख़ास तौर पर हम देखें, हम सारा दिन खा पी के टीवी के बैठे रहे तो हम तो मोटे ऐसे ही। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि लोग ये कहते हैं कि जी कि क्यों कि हम जितने भी अच्छे कपड़े खरीद लें, हम मोटे हैं इसलिए हमारे ऊपर कपड़े अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। अगर आप की बॉडी अच्छी है तो उसके बाद आप कुछ भी पहन लें,
आपको बहुत ज़्यादा सूट कर रहा होता है। हमने यही बात करनी है कि मोटापे की वजूहात क्या है। 75% पाकिस्तानी मोटापे का शिकार है जी। ये जो अभी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक 75% देखा जाए तो बड़ी एक अमाउंट है। 100 में से 75% लोग मोटापे का शिकार। क्वेश्चन ये है कि मोटापे की आखिर डेफिनेशन क्या है। यहाँ से शुरू करेंगे। फिटनेस ट्रेनर सोनिया लोधी हमारे साथ मौजूद है। सोनिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सोनिया ये बताइएगा, पहले तो मोटापे को डिफाइन कर दें कि हम किस चीज़ को मोटापा कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। उसके बाद अगर हम मोटापे की डेफिनेशन पे जाते हैं कि जी मोटापा है क्या। सो मेरा ख्याल है कि मोटापे की डेफिनेशन बताने से ज़्यादा जब हम देखते हैं तो हमें ऑलरेडी समझ आ जाता है कि अच्छा जी ये शख्स मोटा है। वो क्यों मोटा है? क्योंकि जाहिर सी बात है उसका साइज़ उसकी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, उसकी हाइट के हिसाब से उसकी क्या कहना चाहिए, उसकी जो फिज़ीक है वो मैच नहीं कर रही है। आपके ऊपर लातादाद चर्बियाँ चढ़ चुकी हैं, लेयर्स जो हैं लिटरली चढ़ चुकी हैं। अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, हमारा वैसे भी हेल्दी लाइफस्टाइल ओवरऑल रहा ही नहीं है कभी। हमारी जितनी भी तरबियत या अपब्रिंगिंग होती है, अनफॉर्चुनेटली मैं सारे पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन दिस इज़ ट्रू कि जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है उसके अंदर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर कहीं से भी तरबियत नहीं दी जाती। अगर आप लोग मेरी बात को समझें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम अपने बच्चों को सच बोलने की तरबियत देते हैं, रिश्वत ना लेने की तरबियत देते हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए, उनके प्रोफेशनल कैरियर के लिए उनको तरबियत दी जाती है, लेकिन उनको कहीं से भी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए तरबियत नहीं दी जाती है। इनफैक्ट स्कूल्स में भी बहुत 5 मिनट्स वो पीटी होती है, फिजिकल ट्रेनिंग, और उसके बाद क्या होता है, क्लास शुरू होती है और दैट्स इट। स्कूल्स या कॉलेजेस में भी इवन नहीं होती। एक अच्छा ट्रेंड ये हुआ है कि स्कूल एंड कॉलेजेस में इस बार मैंने देखा है कि भाई स्पोर्ट्स और इस तरह की स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किए जाने लगे हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस किए जाने लगी हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट अगर देखा जाए तो सारा कसूर तो हमारा अपना है ना। हमारे घर से हमारी तरबियत का पार्ट ही नहीं है हेल्दी लाइफस्टाइल। माएँ जो हैं वो मैगी की देख भर भर के बच्चों को दे देती हैं कि वो अपनी भी कन्वीनियंस देखती हैं। सो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो जो आप मोटापे से भी बचेंगे, मोटापे के बाद मोटापे से आ जाने वाली बीमारियों से भी काफ़ी हद तक बचेंगे। दिल की बीमारी, जिगर की बीमारी, और मेरा ख्याल है मोटापा ही एक सबसे बड़ी बीमारी है। बिल्कुल, अगर आप देखें तो बाकी की बीमारियां तो अलहदा हो जाती हैं, मोटापा जो है वो मेन जड़ है, उसके बाद जो है बाकी की सारी चीजें कनेक्शन। लेकिन सोनिया हमने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कैसे पैदा होता है कि जी हेल्दी लाइफस्टाइल हम, और हमने ये ट्रेनिंग कैसे देनी है? क्योंकि एज अ पेरेंट अगर देखिए, अगर हम पेरेंट्स की आपके बात की है ना कि पेरेंट्स नहीं ट्रेनिंग दे रहे थे, हम अगर बात करें हेल्दी लाइफस्टाइल की, तो ये ट्रेनिंग कैसे देनी है हम लोगों ने? देखिए सबसे पहले तो ये कि माँ बाप, पेरेंट्स जो गार्जियन होते हैं वो ही बच्चे का रोल मॉडल होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को ट्रेनिंग देनी है। आप खुद, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं एज कम्पेयर टू पुराने, यानी हम जब छोटे थे, हमारे यहाँ जब हमारे वालिदैन, हम देख के भी सीखते थे, लेकिन हमारे यहाँ बताया जाता था। लेकिन हर एरा के बच्चे फ़र्क होते हैं। अब जो लाइफस्टाइल है, अब जो बच्चे हैं, जो अब स्कूलिंग है, उसमें बच्चे देख के ज़्यादा लर्न कर रहे होते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें तो सबसे पहले आपको खुद को ट्रेनिंग देनी है, खुद को मोटिवेटेड रखना है। घर में बजाय आप ऐसे खाने बनाएं, जंक फूड बनाएं, उससे कहीं अच्छा है कि आप हेल्दी कुछ ऐसा खाना बनाएं और बच्चे को उसके लिए मोटिवेट करें, खुद भी खाएं और उसको भी खिलाएं। और ये चीज़ एकदम से नहीं हो जाती कि आज आपने हेल्दी खाना रखा और बच्चे ने जो है एक्सेप्ट कर लिया। हेल्दी खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब खाने की जो रेसिपीज़ होती हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। बच्चे को उस खाने से मुतालिक सबसे पहले आप उसके फ़ायदे बयान करें कि भाई ये जो मैंने पालक बना के आपको दिया है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें कितना आयरन होता है, ये हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आप कितना ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे इसको खा के, आप स्टडीज़ में भी अच्छे हो जाओगे। पहले से थोड़ा सा उसको माइंड को उसके ट्रेन करें और ख़ुद भी ट्रेनिंग लें। ये नहीं कि बच्चे को आपने बताया खुद फ्रिजी ड्रिंक्स आप पीना शुरू कर दें। फ्रिजी ड्रिंक्स, अपने डब्बे के दूध, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, फ्रिजी ड्रिंक्स, डब्बे के दूध, डब्बे के जूसेस अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। अगर आप पिज़्ज़ा या फास्ट फूड के शौकीन हैं, वंस इन अ ब्लू मून यू कैन हैव दैट, बट कोशिश करें कि हेल्दी खाना खाएं। ठीक है सोनिया, ये तो मामला सारा हो गया कि हमने मोटापे से खुद को कैसे बचाना है। अब ज़रा हम आ जाते हैं, मोटापे का शिकार हो गए हैं, अब क्या करना है? क्योंकि हमसे तो वर्कआउट होता नहीं है, हिला हमसे जा नहीं रहा होता, खाना हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो अब क्या करें? बिल्कुल, देखिए अगर हम ये सब कुछ खाना नहीं छोड़ सकते, हिला नहीं जा रहा एंड XYZ जितनी भी चीज़ें आपने बताई, तब तो आप भूल जाएं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल में कभी एंट्री मार भी सकते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है तो सबसे पहले 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, विच इज़ योर खाना, आपकी नींद
और आपकी एक्सरसाइज। इन 3 चीज़ों को जब आप फोकस करने लग जाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए आपका हेल्दी लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली रूटीन में आ जाएगा। आप जब वर्कआउट करेंगे, आप थकेंगे, आप सोएंगे, नींद पूरी लेंगे, साउंड स्लीप होगी, उठेंगे, भूख अच्छी लगेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम जो निज़ाम हाजमा है आपका वो अच्छा बेहतरीन काम करेगा, भूख भी लगेगी, अकॉर्डिंगली आप खाएंगे, पोर्शंस में खाइए। देखिए अगर आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो अपना ख्याल रखेंगे ही, और जब थोड़ा बहुत ख्याल रखेंगे तो हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा ठीक है, सुनिए, वर्कआउट की और अपने लिए नहीं है जी, वर्कआउट और डाइट की जो कॉम्बो है इसको भी एड्रेस कीजिएगा कि हम ये समझते हैं कि चूंकि हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हम जो मर्जी खा सकते हैं, लेकिन अगर इस कॉम्बो की बात करें तो कितना फीसद डाइट कंट्रोल से आप जो है वेट लूज कर रहे होते हैं और कितने % आपके वर्कआउट का उसके अंदर किरदार होता है? हमजा ये बात ना वेरी करती है पर्सन टू पर्सन बेसिकली। यहाँ पर हमारे यहाँ जनरली एक कॉन्सेप्ट है कि बस एक डाइट प्लान या एक चीज़ किसी को बता दी तो वो आवाम के लिए पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये जो मिसकंसेप्शन है इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ डाइट और आपका वर्कआउट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी नींद, आपका वाटर इनटेक पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। एज के हिसाब से, प्रोफेशनल के हिसाब से, स्टूडेंट लाइफ में आपकी अलग होगी नींद, आपकी एज, आपकी हाइट के हिसाब से अलग होगी आपकी नींद, आपकी भूख, हर चीज़। सो अगर जनरली जो एक बातें की जाती हैं डाइट और उसके हवाले से, तो 70 to 80% डाइट का कमाल होता है, 20 to 30% वर्कआउट होता है, और इसमें आपकी 6 से 7 घंटे की नींद भी शामिल होती है। सो ये एक बेसिकली सर्कल बनता है, हेल्दी लाइफस्टाइल सर्कल। अगर आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करना चाहते हैं, मोटापे से बचना चाहते हैं, सो खाने पीने में एहतियात बहुत ज़रूरी है, और ये कि अपने आप को खुद मॉनिटर करना सीखिए आप कि आपने सुबह से लेकर रात तक क्या खाया है। और देखें गूगल पर हर चीज़ अवेलेबल है। आप एक रोटी, एक पेड़े का आप इतना रखें, 1 कप फ्लोर, आपको वो कैलोरीज मेंशन कर देगा कि जी इतनी कैलोरीज हैं एक पेड़े के आटे में, या एक रोटी में, या मीडियम ब्रेड में, एक अंडे में, या एक जर्दी में इतनी कैलोरीज हैं, एग वाइट में इतनी कैलोरीज हैं। अभी आपकी चॉइस है बेसिकली। अगर हम खुद अपनी हेल्दी चॉइसेस अपनाना चाहते हैं, खुद को मेंटेन रखना चाहते हैं, सो ये फिर आप अपनी डाइट कॉन्शियस हो जाइए, उसमें से अपनी डाइट खुद बनाइए। आप बेहतरीन डाइट बना सकते हैं, आपसे बेहतर आपको और कौन जानेगा। सो आप खुद भी इस तरह से अपना डाइट प्लान कर सकते हैं। अपने आप को जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको मॉनिटर करें। जैसे आपने आपको लगा कि जी आपने जो भी अभी तक खाया है वो 1000 to 1500 के करीब आ गया है, सो अब उसी हिसाब से आप अपना वर्कआउट भी प्लान करें कि जी 1 घंटे से 1.5 घंटा आप हर सूरत जिम में या किसी हेल्दी एक्टिविटी में गुजारें। बिल्कुल सोनिया, अच्छा हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो हम बड़ी तादाद में देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो रहे हैं। बच्चों को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो इतने ज़िद्दी होते हैं, वो मान भी नहीं रहे होते हैं, उसको कोई भी उनको समझाएं, उनको कुछ खाने के लिए दे रहे हो, या अगर वो मोटे हो गए तो उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अभी से? देखें इसमें हमारा अपना भी बहुत ज़्यादा कसूर है, क्योंकि वो तो बच्चे हैं ना, बच्चों को तो नहीं पता कि उनके लिए क्या मुनासिब है, क्या मुनासिब नहीं है। माएँ और वालिदैन अपनी आसानी के लिए उनको वीडियो गेम्स और लैपटॉप दे देते हैं। घंटों घंटों बच्चा बैठा है, उसके बाद उसको भूख लगी, एक बड़ा सारा चिप्स का पैकेट और फ्रिजी ड्रिंक के साथ उसको पकड़ा दिया जाता है, और उसके बाद हम ही ये कहते हैं कि बेटा तुम मोटे हो रहे हो, बेटा तुम काउच पोटैटो बन रहे हो। सो उनका कसूर नहीं है, बेसिकली हमारा कसूर है। तो अगर हम खुद, अगर बच्चा नहीं वो कर रहा है, सो आप खुद एक फैमिली गैदरिंग, एक फैमिली एक्टिविटी प्लान करें, सब मिलके क्रिकेट खेलें, सब मिलके बैडमिंटन खेलें, कोई हेल्दी एक्टिविटी फॉर श्योर प्लान करें ताकि वो उस चीज़ से बाहर आए। 1 से 1.5 घंटा वो उसके अंदर लगा रहेगा। बच्चों के लिए तो ज़ुम्बा परफेक्ट है। आप सॉन्ग्स प्ले कर दें, बच्चों को ज़ुम्बा बच्चों के साथ करवाएं, वॉक पे साथ लेके जाएं, कोई ना कोई क्रिकेट खेलें। देखें कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी अपनाना वैसे भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और बच्चे की डिस्ट्रैक्शन के लिए भी ज़रूरी है। बच्चे के दिमाग भी तेज़ होता है, बच्चे के स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं। साथ में जहाँ तक खाने की बात आती है, तो बजाय फ्रिजी ड्रिंक्स और चिप्स का पैकेट पकड़ाने के, उसका नेमू बदल आप कोई ढूंढें, कोई हेल्दी कटलेट्स बना लें होममेड, आप सैंडविच बना लीजिए, उसको अच्छे से ज़रा प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी कर लीजिए। वही सैंडविच बच्चा बाजार से भी तो जाके आप रेस्टोरेंट्स में खाते ही है ना, सो उसको आप घर में बिल्कुल ठीक है। सोनिया, एक और हमारे सामने एक सिचुएशन है, हमारे सामने एक और सिचुएशन है कि जी कि हमने हेल्दी लाइफस्टाइल जो है अपनाया, हमने बेहतरीन सा वर्कआउट किया 2-3 माह के लिए, हमने डाइट को भी कंट्रोल किया, लेकिन फिर हमने कहा कि जी कि हम डाइट को तो थोड़ा बहुत चले कंट्रोल करेंगे, लेकिन वर्कआउट तो फिर इतना अरसा हम नहीं कर सकते हैं। हमने वर्कआउट छोड़ दिया, हमने देखा कि उससे ज़्यादा डबल जो है हमारे जिस्म पे चर्बी चढ़ना शुरू होगी या मोटे होना शुरू हो गए। इसकी क्या रीजंस होती हैं? जी देखिए बेसिकली आपने अभी खुद कहा कि 2 से 3 महीने के लिए वर्कआउट किया,
अभी आपने ही कहा ये, हमारे माइंडसेट जो है वो बनी ये चुका है कि जब तक कोई शादी कोई ओकेजन नहीं आता हम जिम का रुख ही ना करते, अनटिल और अनलेस कोई ओकेजन हो, भाई की शादी, बहन की शादी, फुप्पो की शादी, कि उसमें हमें ये पहनना है तो हमें अच्छा दिखना है। सो क्यों ना हम मतलब अपने आप को मेंटेन ही रखें, 2 से 3 महीने या 6 महीने आप अपना गोल अचीव करें, उसके बाद मेंटेन रखें उस चीज़ को। तो जहाँ पे भी आप जाएं, सिर्फ ओकेजन के लिए नहीं, जहाँ पे भी आप जाएं आप हेल्दी दिखें, फिट रहें। जैसे आप लोगों ने शुरू में कहा कि जी हम मोटे होते हैं, कोई भी कपड़ा पहनते हैं हम पर अच्छा नहीं लगता। तो बेहतरीन हल उसका ये है कि आप अपने आप को अपना एक फिटनेस गोल बनाइए, उसे अचीव कीजिए, उसके बाद उसकी सिर्फ मेंटेनेंस देखें। जब आप कोई गाड़ी लेते हैं, 0 मीटर गाड़ी लेते हैं, उसके बाद बस उसकी मेंटेनेंस चल रही होती है, गाड़ी फिटफाट होती है, जबरदस्त होती है। सो लाइकवाइज हम भी ऐसे ही अपने आप को आप मेंटेन कीजिए। कैलोरीज जैसे किसी को 10 किलो, 15 किलो, 50 किलो, जितना भी आपको गिराना है वजन या बढ़ाना है वजन, जो भी आपका फिटनेस गोल है, आप पहले उसे अचीव कीजिए, उसके बाद उसको मेंटेन रखिए। वो इतना मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल, मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब और दूसरा ये कि जब आप 2-3 महीने वर्कआउट करते हैं। ठीक है सोनिया, बहुत शुक्रिया आपका सुबह पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी और हमें बता रही थी कि मोटापे से कैसे हासिल किया जा सकता है, और बचपन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की बहुत ज़्यादा पहले एक्टिविटीज़ होती थी, अब तो खत्म हो गई है। पेरेंट्स भी कहते हैं बच्चा गोल मोटोल होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, तो वो फिर वो बचपन से ही आदत डालते हैं। बच्चे बाद मोटे होते थे तो फिर उनको पतला करने की सोच रहे हैं। बच्चे उस तरह खेलते भी नहीं है ना, बाहर उस तरह से गलियों में खेलने का रिवाज भी तकरीबन ख़त्म हो गया। बच्चे घरों के अंदर रहते हैं और टीवी या वीडियो गेम्स के ऊपर ही लगे रहते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, ये मुकाबले और मुसाबकत का दौर है जी, जिसमें हालात से समझौता करने की कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में नौजवानों की आबादी अगर देख लें तो कुल आबादी का तकरीबन 2/3 हिस्सा जो है ना वो बनता है, मतलब कि 2/3 नौजवान बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जिनको आला और मायारी तालीम देकर हम मुल्क को तरक्की और खुशहाली की शरह पर गामजन कर सकते हैं। इसके अलावा लेकिन बदकिस्मती से यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात कर लें, जो उधर ज़ेर तालीम नौजवान हैं, उनकी तादाद अगर हम बात करें तो वो महज 7 से 8% है। यानी कि वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल तक बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो कि पहुँच पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आला तालीम हासिल करने वालों की यूनिवर्सिटी तक रसाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा महदूद। अच्छा, एक तो रसाई महदूद होगी, उसके बाद मामला ये आ गया कि क्या मेयार अच्छा है हमारी आला तालीम का? यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बैनुल अक़वामी मेयार पर क्या पूरा उतरती हैं? क्या रिसर्च के लिए वहाँ पर इतने बेहतर जो हैं हालात हैं कि नहीं हैं? अगरचे पाकिस्तान में जामियात की तादाद में बदतरीज हम इजाफा तो देख रहे हैं, लेकिन अब उनमें तालीम का मयार मलहूज़े खातिर ये कहा जाता है कि नहीं रखा जा रहा है। एक तो कहा जाता है कि फंड्स ही नहीं है, रिसर्च कहाँ से करें? बिल्कुल ऐसी है, रिसर्च जो है वो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है ही नहीं है, अगर जहाँ हो रही है वो उस तरह की नहीं है कि उस आलमी मयार के मुताबिक पूरी उतर सके। लेकिन अगर हम देखें कि अगर हम अब स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स में अब रुझान अब थोड़ा बढ़ता जा रहा है क्या नहीं है, ये भी हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल ऐसे, इसी पर हम बात करेंगे। वाइस चांसलर इस्लामिया भावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर साहब, ये जामियात के ऊपर जो है ना एक एतराज़ लगा दिया जाता है आमतौर पर कि बेहतर जो है हमारे पास बच्चे नहीं आ रहे हैं फारिगुल तहसील होने के बाद, पास आउट होने के बाद। इंडस्ट्री शिकवा करती है कि पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है कि बच्चे इतने काबिल नहीं हैं, मयार वो नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज़ पर जब ये सवाल उठता है तो यूनिवर्सिटीज़ इस पर कुछ सोचती हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल आपका सवाल सही है। बहैसियत एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर एज ए वाइस चांसलर मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ कि जो इंडस्ट्री से फीडबैक आ रहा है हमें उसके मुताबिक रिएक्ट करना चाहिए। अपने स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी है आउटपुट की उसको इम्प्रूव करना चाहिए, जिसमें मेनली एक तो करिकुलम की रिवीजन की ज़रूरत है और दूसरा जो टीचिंग और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है यूनिवर्सिटी में, ये स्टूडेंट्स को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में इंगेज करना चाहिए। जो उन्होंने इंडस्ट्री में जाके जो स्किल्स उनको चाहिए उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी में उनकी एक्टिविटीज होनी चाहिए। और करिकुलम का फोकस भी ये होना चाहिए कि ये ग्रेजुएट जब स्टूडेंट ग्रेजुएट करेगा तो इंडस्ट्री में इमीडिएटली एक प्रोडक्टिव टीम मेंबर के तौर पे काम कर सके। तो ये मैं समझता हूँ चैलेंज अचीवेबल है। यूनिवर्सिटीज ने इस हवाले से प्रोग्रेस तो की है, लेकिन देयर इज स्टिल लॉट ऑफ डिस्टेंस दैट वी हैव टू ट्रैवल। और दोनों को, इंडस्ट्री को और यूनिवर्सिटी को एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग राब्ते में होना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए। और ये फीडबैक और क्रिटिसिज्म के ख्याल से इसको हम पॉजिटिवली लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर, हम बात करते हैं कि हमें जो है ना क्वालिटेटिव अगर हम देखें तो हमें उसकी चीज़ों की ज़रूरत है कि जो हमारा बच्चा पढ़कर आ रहा है वो उस मयार के मुताबिक, या हम अगर बात करें आलमी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो कर भी रहा परफॉर्म। लेकिन बात आती है रिसर्च की, तो रिसर्च किस तरह से है और रिसर्च कल्चर जो है वो क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और बच्चों का रुझान कितना इस तरफ?
जी, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान अभी तक एक डेवलपिंग कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है उनके रिसर्च के बजट लिमिटेड होते हैं। तो रिसर्च जैसे है दुनिया भर में वेल नोन है कि जितना डालते हैं उतना ही वो मीठा होता है। तो रिसर्च के लिए चूंकि बजट लिमिटेड है, लेकिन इन लिमिटेड बजट में भी मैं समझता हूँ कि रिजल्ट आ सकते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी रिसर्च में रिजल्ट दे रही हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे आपको पता है कि हमारी आबादी पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक कोई 4 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन हमारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट एरियाज में कंट्रीब्यूट किया कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड और सस्टेन कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं शेयर करना चाहूँगा कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में भी जो रिसर्च हुई स्पेशली एग्रीकल्चर के एरिया में कॉटन की सीड्स में, उसकी वजह से इस साल कॉटन का रिवाइवल भी मुमकिन हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट वी नीड टू डू। और हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो हमने पीएचडी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि रिसर्च को लीड करते हैं, कंडक्ट करते हैं, उनकी सुपरविजन में रिसर्च होती है, उनकी तादाद बढ़ाई है, उनको रिसर्च ग्रांट्स यूनिवर्सिटी लेवल पे भी दी है और उनको फैसिलिटेट किया है कि वो जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से रिसर्च की ग्रांट्स हैं उनको हासिल करके रिसर्च कंडक्ट करके। जी वीसी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो फैकल्टी का आपने जिक्र किया, फैकल्टी के मेयार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे होते हैं। हम पूरी पाकिस्तान की जामियात की बात कर रहे हैं कि मतलब आपने एमएस कर लिया, आपने पीएचडी कर ली, शायद उस तरह से एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का था नहीं। जब इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं था तो आप कैसे बच्चों को वो पढ़ा पाएंगे कि जो इंडस्ट्री को चाहिए था। तो आज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि इंडस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ का, प्रोफेसर हजरात का। तो सर इसको कैसे एड्रेस करेंगे? क्या फैकल्टी के मयार को तब्दील करने की ज़रूरत है या जिस वक्त हम रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं कुछ उसके अंदर मज़ीद सख्तियाँ कर देनी चाहिए? जी, क्योंकि जिस तरह आपने सवाल किया है तो जो पहला हिस्सा था वो एक नागुज़ीर है, इनएविटेबल है कि हमारी जो फैकल्टी है वो इंडस्ट्री के साथ एंगेज हो। अरसा दराज से जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज थी और इवन प्राइवेट सेक्टर में इसको थोड़ा सा एक बुरी नज़र से देखा जाता था कि आप अगर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, आपका टीचिंग कोर्सेज का वर्कलोड है, तो आप क्यों जाके किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, किसी और के लिए क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन हमने अपनी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में सिंडिकेट से पॉलिसी इंप्रूव कराई है। फैकल्टी मेंबर्स को इंकरेज किया जाता है कि वो इंडस्ट्री के साथ एंगेज हों और उस इनकम का तकरीबन तमाम हिस्सा वो रिटेन करें, क्योंकि हमें जो उसके बदले में चीज मिलेगी कि जो उन जबरदस्त होगा उसके मुताबिक वो स्टूडेंट्स से जो जब टीच करेंगे तो बेहतर एग्जाम्पल दे सकेंगे और साथ साथ स्टूडेंट्स को भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में एंगेज करेंगे तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। अच्छा, दूसरी तरफ जहां आपने कहा कि रिक्रूटमेंट पे जो क्वालिटी का मयार है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली एडवर्टाइज किया था और अभी क्लोजिंग डेट उसकी गुजरी है एक हफ्ता पहले। हमने 250 के करीब लेक्चरर पोजीशंस के लिए एडवर्टाइज किया था जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन एमफिल थी और 10,600 लोगों ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो कम्पिटिटिव प्रोसेस है, 10,600 में से तकरीबन 1,500 लोगों को हम टेस्ट के जरिए शॉर्टलिस्ट करेंगे और उन 1,500 लोगों में फिर इंटरव्यू के जरिए हम 250 फैकल्टी मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ अगर एक ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से फैकल्टी की सिलेक्शन की जाए तो बेहतरीन जो स्ट्रीम है हमारी सोसाइटी की वो हमें बहसीत टीचर अवेलेबल हो सकते हैं। और पिछले 2 साल से इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में हमारी जो फैकल्टी की तादाद है वो 500 से 1100 के करीब आ गई है फुल टाइम फैकल्टी, और इसमें हमने इसी तरह का मेरिट बेस्ड कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस्तेमाल किया। बिल्कुल वी सब, बिल्कुल आपने जिस तरह से बात की इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर की, तो यकीनन आप वहाँ पे बेहतर काम करें। लेकिन अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी है उनकी बात करें, उनके मयार की बात करें और फिर हम अगर खित्ते की दीगर यूनिवर्सिटी से उनका कंपैरिजन करें तो हम कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त? बिल्कुल, मैं आपके साथ इसमें कोई आर नहीं महसूस करूंगा कि दीगर शोबों की तरह हमारी यूनिवर्सिटीज भी काफी अरसे तक इन्हिसार पजीर रही हैं। लेकिन जिस तरह एक अवेयरनेस है इस वक्त नेशन में काफी अरसे से, पिछले कुछ सालों से, तो इस वक्त यूनिवर्सिटीज में समझता हूँ कि जो हमारी सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, तो मैं पॉजिटिव हूँ कि यूनिवर्सिटीज में इम्प्रूवमेंट आ रही हैं। जाहिर बात है हर यूनिवर्सिटी अपने लिए जवाबदेह है।
मैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस के बारे में जवाब देता नहीं, लेकिन मैं एक पॉजिटिव उम्मीद रखता हूँ कि अगर कुछ सक्सेस स्टोरीज कुछ यूनिवर्सिटीज अच्छा परफॉर्म करेंगी तो देखा देखी दूसरी यूनिवर्सिटीज भी उनको फॉलो करेंगी। तो ये मेरे ख्याल से एक बेहतरीन अप्रोच है चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है प्रोफेसर, ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि आमतौर पर असातिज़ा ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम जब से आया है इतना टाइम ही नहीं होता, बच्चों को क्या समझा पाएँ, थोड़े थोड़े टॉपिक्स होते हैं वो कवर करवाने पड़े होते हैं। ख़ासतौर पर मैं BS की बात कर रहा हूँ, तो जब बच्चा निकलता है बच्चे भी ये शिकायत करते हैं जो पहले सेमेस्टर में पढ़ा था 8वें सेमेस्टर तक कैसे चीज़ याद रहेगी। आपको लगता है इसमें कुछ बेहतरी आनी चाहिए, केस स्टडीज़ का जो है ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि प्रैक्टिकल वर्क या केस स्टडीज़ जो होती हैं वो बच्चों को ज़्यादा याद रह जाती हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब असल में इशू ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे पूरी दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है और वो सारे ममालिक जो पहले किसी जमाने में एनुअल या टर्म सिस्टम पे थे सेमेस्टर सिस्टम पे जा चुके हैं। तो अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में इंटीग्रेट होना है तो हायर एजुकेशन लेवल पे सेमेस्टर सिस्टम जो है वो अब अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो उस सिस्टम की अपनी कुछ खूबियां भी हैं और अपनी खामियां भी हैं। एनुअल सिस्टम की भी कुछ खूबियां थी, कुछ खामियां थी, लेकिन जो बड़ा चैलेंज आता है इसमें वो एडजस्टमेंट का आता है, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो 1ली से 12वीं तक की जो तालीम हासिल करते हैं, चाहे इंटरमीडिएट बोर्ड से आए चाहे कैम्ब्रिज से आए, वो एनुअल मॉडल पे यहाँ सारी पढ़ाई साल के आखिर में की जाती है और रटने का रुझान जो है बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। तो यूनिवर्सिटी में आके एडजस्ट करना पड़ता है और हमारे टीचर्स को भी एडजस्ट करना पड़ता है कि वो जो असेसमेंट करें वो मेमोरी की या यादाश्त की ना करें, बल्कि स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी उसने डेवलप की है, असेसमेंट करें कि उसने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अप्लाई करने की स्किल डेवलप की है या नहीं की। तो ये चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए भी है, फैकल्टी के लिए भी है, लेकिन ये एक चीज है जो नागुज़ीर है। और जैसे मैं कहूँगा कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कौन पढ़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब, वाइस चांसलर इस्लामी भावलपुर, सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिसर्च का कल्चर कम से कम जामियात के अंदर आम हो, इतना फंड होना चाहिए और वो जो तमाम टेक्निक्स हैं रिसर्च की वो बच्चों तक बेहतर तरीके तक पहुंचाई जानी चाहिए और बच्चे भी रिसर्च के हवाले से थोड़े से उसमें दिलचस्पी भी लें, क्योंकि हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स में दिलचस्पी भी नहीं हो रही होती। हमजा रिसर्च के हवाले से ज़्यादातर लोग किसी और तरफ जा रहे थे, रिसर्च के हवाले से किसी और के लिटरेचर रिव्यू लेके सारा अपना काम कर रहे होते हैं। खैर, प्रोग्राम के वक्त खत्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।